नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जो अपना वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है वो पार्ट कवर करेंगे। इसके पहले वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो है पूरा मैराथन के माध्यम से एक ही वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया था। अब जो पार्ट बचा है वो है कि वेस्ट वाटर के फॉर्म में जो पानी निकलता है आपके घरों से, वो केवल घरों से ही नहीं, इंडस्ट्रीज से या कई तरह का। मैं इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, हल्का फुल्का बता दूंगा, हिंट दे दूंगा आपको, लेकिन जो डिटेल क्लासेस हैं वो तो वही एप्लीकेशन पर हैं, वो आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये क्लास फिर से मैं याद दिला दूं, बहुत सारे बच्चों के होते हैं कि आप इसमें सब कुछ नहीं पढ़ाए हैं। बेटा, सब कुछ पढ़ने के लिए जो क्लास है वो है मेन क्लास, जिसमें डिटेल में पढ़ाई होती है। ये तुम्हारे एग्जाम के लिए रिवीजन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास है। इससे ये होगा कि तुम एग्जाम दे पाओगे और बढ़िया से तुम्हारा नंबर आएगा। नॉलेज के लिए ये क्लास उतनी ही नहीं है, नॉलेज भी मिलेगा, मिलता है, लोग जानते हैं, पढ़ेंगे आप भी देखेंगे। लेकिन एकदम ये कहना कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, बिल्कुल अगर आप इतने ही पढ़ने वाले हैं तो आइए हम पढ़ाते हैं, पढ़िए आकर। अब मुद्दे पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। पीडीएफ की बात फिर से, पिछले ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में वाटर सप्लाई पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट 2 है उसका। और उसको पढ़ने के लिए उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरे मैराथन क्लास के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगा, तो या तो सिविल टेक के ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। यदि ऐप से कोई प्रॉब्लम आती है टेक्निकल, तो आप वेबसाइट से www.civiltechsolution.in से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है अब क्या, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का मतलब ये हुआ कि जो, अब मोटा मोटा मैं आपको हल्का से बता दूं, आपने अभी तक क्या किया, पानी की सप्लाई दी। किसको पानी का सप्लाई आपने दिया, चाहे आप किसी भी वर्ग को पानी का सप्लाई दे रहे हो, तो एक हल्का सा हिंट में बता दूं, लगभग 80% पानी, 80% वाटर वापस आपके पास आता है किसके फॉर्म में, वेस्ट वाटर के फॉर्म में। जैसे किसी घर में मान लीजिए पानी की सप्लाई दी गई। अब कई बच्चों के ये सब सवाल भी हो सकते हैं कि सर सप्लाई हम लोग को दिया कहाँ जाता है, हम लोग तो कई बार हैंडपंप से ले लेते हैं। देखो, उन सब कहानियों के जिक्र अलग है, मैं उस पर कभी और बात कर लूंगा। आज बस इतना जानो कि किसी घर में जितने लोग हैं, पानी उनको जितना दिया गया, ये माना जाता है कि लगभग 80% वाटर, कुछ तो कंज्यूम करते हैं वो लोग, पीते हैं, और एनी हाउ 80% वाटर, वाटर का मतलब इन फॉर्म ऑफ सूलेज, सीवेज, इनके फॉर्म में वो वापस आ जाता है। वापस आने के लिए जो कचरा, घर का जो कचरा होता है, उसको बोलते हैं वेस्ट। और वेस्ट केवल वाटर के फॉर्म में ही नहीं आता है। तो जब हम बोलते हैं वेस्ट के बारे में पढ़ना है, देखो वेस्ट दूसरा चीज हुआ और वेस्ट वाटर दूसरा चीज हुआ। हम केवल यदि वेस्ट की बात करें कि घर से निकलने वाले या वेस्ट को कितने तरीके से बांटा जा सकता है, अगर मैं इस पर बात करूं कि कितने टाइप के वेस्ट हो सकते हैं, वो भी मैं बात कर रहा हूं केवल डोमेस्टिक वेस्ट की। डोमेस्टिक वेस्ट की यानी अभी मैं बात वैसे अगर बांटूं तो देखो, होने को तो बहुत सारे तरीके से बांट सकते हैं। जैसे हमने बांटा कि डोमेस्टिक वेस्ट, अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा, चुपचाप बने रहिए वीडियो में। डोमेस्टिक वेस्ट है आपका घरेलू जो कचरा है, उसके उसको कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। उसके अलावा मेडिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसके बाद ई वेस्ट, यानी तमाम तरीके के कचड़े कहीं ना कहीं से। अब ये क्या है डिटेल में मैं बात नहीं करूंगा। घरेलू वेस्ट को हम लोग जनरली, घरेलू वेस्ट के अंतर्गत चार चीजें आती हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जाता था एग्जाम में, चूंकि अब सिलेबस का नाम बदला, पहले किताब का नाम होता था पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो उस केस में हम लोग हेल्थ के बारे में तो सारे वेस्ट के बारे में पढ़ते थे, लेकिन अभी वेस्ट वाटर कह दिया है तो हो सकता है ना पूछे, लेकिन अगर पूछ दिया कि घर से निकलने वाले अपशिष्टों का वर्गीकरण कीजिए, तो आप कहेंगे घर से निकलने वाले डोमेस्टिक होते हैं। और डोमेस्टिक में क्या क्या हो सकता है वो सीवेज हो, अभी मैं सबको डिफाइन कर देता हूं। हो सकता है वो सूलेज हो, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सूलेज हो सकता है वो गार्बेज हो, गार्बेज हो, या हो सकता है कि वो रबिश हो, रबिश, ठीक है ना। इस टाइप से पदार्थ हो सकते हैं, घर से निकलने वाले इतने पदार्थ हो सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल, इंडस्ट्रियल और ई वेस्ट तो अपनी जगह पे है ही। अब ये सर घर से निकलने वाले अपशिष्ट में चार कौन कौन से मैं बोलूंगा। सीवेज, वो जो फ्लश करते हैं आप, और फ्लश से जो कचरा बाहर आता है, जो पानी बाहर आता है, उसको बोलते हैं सीवेज। यानी टॉयलेट में जो पानी आप बहा देते हैं वो निकलता है, तो उसको बोलते हैं सीवेज। सीवेज वो होता है जिसमें 99%, 99.9% तक क्या होता है, वाटर, और प्लस 0.1% क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। क्या होते हैं,
सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना। तो फिर सर सुलेज ये एक तरीके का गंदा पानी है जिसमें क्या होते हैं सॉलिड और 99.9% तक पानी और बाकी के क्या होते हैं सॉलिड। और वो सॉलिड क्या है, वो ज्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। अगर मैं इन सॉलिड्स की बात करूं तो ये सॉलिड कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ। इसमें दो चीजें होती हैं, ये सॉलिड की बात कर रहा हूं। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। देखो जो चीजें डिकम्पोज हो सकती हैं, सड़ सकती हैं, वो है ऑर्गेनिक। अभी तुम यही जानो, हर चीज में कोई अगर ऐसा बंदा इसमें बैठा हो जो मेरी नॉलेज टेस्ट कर रहा हो, तो बेटा नॉलेज टेस्ट करना होगा तो तुम मुझसे नॉलेज यानी जेई की क्लास में मिलना। तुमको उतना ही अभी दिया जाएगा कि तुम घबराओ मत। तुमको अच्छा मैं कुछ ज्यादा बताने लगूं, पता चले बच्चा वो क्या करता है, जाके एग्जाम में सोचेगा सर ये बताया था ये लिखना ये लिखना। मत सुनो ना। अब जब तुम अभी तक नहीं सुने, एग्जाम के समय पढ़ रहे हो, तो अब तो मत ही सुनो। अब तो ज्ञान मत चेक करो, ना अपना ना मेरा। कुछ बच्चे एग्जाम की रात में बैठ के एनालाइज करते हैं, ठीक है ना, वो काम मत करो। उसके लिए है वक्त, वक्त रहते सचेत हो, जेई वगैरह की क्लास लो, उसमें पढ़ो, तब तुमको हमारे ज्ञान का टेस्ट लो आराम से, तब बताऊंगा तुम्हें इनके बारे में। मोटा मोटा बस जानो कि ऑर्गेनिक वो जो सड़ सकते हैं इन आसानी से, और इनऑर्गेनिक वो जो आसानी से सड़ नहीं सकते हैं। तो ऑर्गेनिक पदार्थों में लगभग अगर हम 0.1% सॉलिड लेते हैं, मतलब 99.9% तो वाटर है सीवेज में, बाकी का सॉलिड है। और सॉलिड में भी लगभग लगभग जितने सॉलिड हैं उसका 45% क्या होता है ऑर्गेनिक, और लगभग 55% इनऑर्गेनिक, जिनको आसानी से अलग किया जा सकता है। और ऑर्गेनिक को तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको हटाया जाएगा, ठीक है ना, अभी बताऊंगा। तो सीवेज ये हुआ, सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं, और भी अभिलक्षण है, बट अभी नहीं। अभी खाली तुम ये समझो कि यदि पूछे घरेलू अपशिष्टों को समझाइए, तो घरेलू अपशिष्ट में पहला सीवेज है। यह फ्लश से निकला हुआ पानी होता है जिसमें 99.9% तक पानी और बाकी 0.1% तक ठोस होते हैं। इन ठोस में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों, जैसे देखो अब मैं बोल रहा हूँ यही लिखना है। इन ठोसों में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ मिले होते हैं। कार्बनिक पदार्थ लगभग 45% और 55% तक इनऑर्गेनिक पदार्थ हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक पदार्थों को आसानी से सीवेज से अलग किया जा सकता है, जिसमें ग्रिड चैम्बर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थों को बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इन पर बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा इनका डिकम्पोज करके तरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। देखो कितना अच्छा बोल रहा हूँ, ये चीजें तुमको कॉपी में लिखनी है। तो तुम सिंपल सी बात समझो कि सीवेज एक चीज हुआ, तो ये इनको इसको ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है। आप एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी पढ़ाने लगता तो मैं बेसिक जरूर बताता, फिर से एक बेसिक बात मैं कर लेता हूं। एक चीज जान लो, घर से निकलने वाला जो अपशिष्ट पानी होता है, ये बेसिक तुम ध्यान में रखोगे तो तुम किसी भी क्वेश्चन को घुमा के अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुम यहां पर ले जा सकते हो। कई बार बच्चों को ट्रीटमेंट कठिन लगता है कि क्या करें, क्या आप समझें क्या ना, तो तुम एक चीज जो अभी बताने जा रहा हूं उसको याद रख लोगे, तो फिर तुम कुछ और नहीं भी पढ़े रहोगे ना, तो इस एग्जामिनर को इससे तुम, जैसे नहीं तुम अकबक कुछ भी लिखते हो, तो कुछ भी लिखने वाले में ये लिखना, तो ये ज्यादा तगड़े से काम करता है, ये दिमाग तुम्हारा खोल के रख देगा। क्या, घर से निकलने वाला जो वेस्ट है ना, वेस्ट तुम समझना, इसके अंदर क्या होता है, तुम खाए पिए हो वही ना होगा इसके अंदर मल के रूप में। तो जब वो नीचे आता है तो एक चीज समझो, कहां गया, आपने उसको फ्लश कर दिया, पहुंचा आगे जाके पानी के साथ में, जानते हो वो क्या होगा। उसको मैं तुमको एक एग्जांपल फिर से देता हूं, उसका होना क्या है अंत में। देखो जब तुम इतने ज्यादा लोग नहीं थे, आदि मानव थे ना, तब शहर इतना गंदा नहीं होता था, जबकि तुम तो कहीं भी गंदगी करते थे तब इतना गंदा नहीं होता था। जानवर आज भी कहीं भी गंदगी कर रहे हैं तो जानवर का गंदा नहीं दिख रहा है। इंसान इतना सभ्य है, जहां गंदा करना चाहिए वहां कर रहा है, उसके बाद भी उसकी गंदगी ज्यादा दिख रही है। कभी इस पर गौर करो। इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि सारा खेल है डाइल्यूशन का। यानी पहले जब हम गंदा करते थे तो गंदगी किए, तो पहली बात कि हमारी गंदगी ऑर्गेनिक होती थी, बहने सड़ने गलने वाली होती थी, उसमें प्लास्टिक कागज ये सब हम नहीं फेंकते थे, क्योंकि ये सब सड़ता नहीं है, बहुत टाइम लेता है सड़ने में, तो ये गंदगी ज्यादा मचाता है। और यहीं पर यदि हम लोग बात करें कि हम लोग अगर ऐसा कुछ अपना मल मूत्र ये सब गंदगी जो होती है ना, ये खत्म हो जाती है, कुछ ही दिनों बाद गायब हो जाएगा अपने आप। रीजन, क्योंकि वो सड़ता है। सड़ेगा तो क्या होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ जब सड़ता है तो सड़ने के दौरान देखो, बस सिंपल सा, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, अब बता रहा हूं। कोई भी सब्जी ले लो, फॉर एग्जाम्पल आलू ले लो। आलू किसी दिन तुम्हें दिखा कि एक आलू जो है आलू के ढेर में सड़ रहा है, यानी अब जब सड़ने का मतलब तुम देखोगे उसकी सतह पे पानी दिखाई देगा, उसकी सतह पे पानी दिखाई देगा, गीला गीला सा आलू लगेगा।
कुछ दिनों बाद वो दबने लगेगा, कुछ दिनों बाद और वो ढीला पड़ेगा। वो क्या हो रहा है जानते हो, उस पर बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। वो बैक्टीरिया उस ठोस आलू को पानी, दुर्गंध यानी गैस और सॉलिड में अलग कर रहे हैं। और अलग करने के बाद जो सड़ा हुआ आलू बचेगा ना, वो बहुत कम, उसमें गंध भी नहीं होगी, उसमें पानी भी नहीं होगा, सड़ा हुआ बाद में थोड़ा सा बचेगा, बाकी पानी और हवा तो गायब हो गए। यानी कोई भी सीवेज तुम्हारा जब गिरता है उसमें जो सॉलिड होते हैं ना, उस पर बैक्टीरियल एक्शन जरूरी होता है। तो इतना ध्यान रखना, कोई भी सीवेज हो, कोई भी कचरा हो, वो जब जाता है कहाँ, ट्रीटमेंट प्लांट पे, तो हम उनको ऑक्सीजन दे करके उन बैक्टीरिया बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं ट्रीटमेंट प्लांट पे। कभी कभी हम लोग घर में सेप्टिक टैंक बनाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजते ही नहीं है, तो घर के अंदर जो सेप्टिक टैंक होता है ना, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया, अवायुजीवी, ऐसे बैक्टीरिया जो वायु की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन करते हैं, सड़ाते हैं, उनको बोलते हैं वायुजीवी बैक्टीरिया या जीवाणु। और इसी तरीके से एरोबिक उनको बोलते हैं। और जो हवा की अनुपस्थिति यानी इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको एनारोबिक बैक्टीरिया या अवायुजीवी बैक्टीरिया। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव व्हिच कैन सर्वाइव विद एयर और विदाउट एयर। तो कुछ ऐसे फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं जो एयर के साथ भी और एयर के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो मोटा मोटा तुम यहाँ पे समझ लिए कि वेस्ट वाटर में हम लोग के जो सॉलिड है उनको बैक्टीरिया खा करके उनको तोड़ते हैं। तो देखो सॉलिड अंत में जो बचता है, ये हम कहीं छोड़ दें, मान लो ये हम छोड़ दिए कहीं पर, तो ये सड़ेगा, गलेगा, गंध मचाएगा। तो इसलिए इसको बैक्टीरिया खा करके बहुत सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सा छोड़ते हैं, बाकी पानी और हवा में बदल देते हैं। तो इनके लिए इनको ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जाया जाता है। और बैक्टीरिया जो खाते हैं ना, वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन चाहिए होता है भाई, हमको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन, बैक्टीरिया काम कर रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कुछ बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के करते हैं, वो सेप्टिक टैंक वाले। और जो इसमें बैक्टीरिया पनपते हैं वो वायुजीवी होते हैं। तो इतना ध्यान रखना। तो मोटा मोटा हम जब भी डिकम्पोज कराएंगे सीवेज के अंदर, सीवेज जो है ना, इसको जब डिकम्पोज कराएंगे तो केवल ऑर्गेनिक मैटर्स को हटा सकते हैं डिकम्पोजिशन द्वारा। लेकिन जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक का मतलब जो ग्रीट्स हैं, ग्रीट्स मतलब सिल्ट है, बालू है, कंकड़ पत्थर के टुकड़े हैं, ये सब तुम जो बहा रहे हो, या फिर कुछ मेटल्स वगैरह उसी में बहा दे रहे हो, कई भी चीजें, तो वो गलने वाली नहीं हो, बैक्टीरिया उनका कुछ नहीं कर सकते, वो केवल सेटल करा के छान के हटाए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई दुर्गंध वगैरह होती ही नहीं है, इनमें होती है। तो मोटा मोटा तुम समझ गए क्या होना है सीवेज का, सीवेज का जो होना है वो तुम समझ गए। और सीवेज में पहली चीज क्या कि सीवेज, आप इतना सारा सब कुछ जान गए तो सीवेज के बारे में 2-4 लाइन लिख ही सकते हो। सूलेज क्या होता है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, मैंने बताया सीवेज को ट्रीटमेंट की जरूरत होती, क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं जिनका डिकम्पोजिशन आवश्यक है। सूलेज क्या होता है, सूलेज होता है वो गंदा पानी जो तुम नहान घर से या रसोई से निकालते हो, उसमें कोई मल मूत्र तो है नहीं, यानी वो पानी जो किचन और बाथरूम से निकलता है, वो ज्यादातर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, उसे सीधे सीधे छोड़ा जा सकता है, कहाँ, सीधे छोड़ा जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है, कहीं पर भी मिलाया जा सकता है, वो नुकसान ज्यादा नहीं करता है। नहा के कुछ पानी को जो गिराए तो नाली में होता हुआ कहीं भी चला जाए, वो नुकसान नहीं करेगा, प्लस वाला थोड़ी है ये पानी। तो उस पानी को बोलते हैं सूलेज। ये लगभग साफ पानी होता है, बस थोड़े से इसमें आपको साबुन के झाग वाग ज्यादा ज्यादा मिल सकते हैं बस। फिर आता है आपका गार्बेज। गार्बेज क्या होता है, घर से निकला सॉलिड कचरा। सॉलिड का मतलब ये सब तो दोनों पानी के फॉर्म में निकले, लेकिन तुम सब्जी काटे, छीले, यानी जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं, यानी खान पीने वाली जो वस्तुएं हैं, अगर उन चीजों को तुम फूड आर्टिकल्स की बात करो जो कि मुख्य रूप से क्या है, ऑर्गेनिक है, जिसमें सब्जियां, फल और उनके छिलके वगैरह शामिल है, उनको कहते हैं गार्बेज। ये भी ऑर्गेनिक होता है, डिकम्पोज होता है, इसको अलग डालना पड़ता है। और रबिश होता है वो जो सॉलिड तो है बट नॉन डिकम्पोजेबल। डिकम्पोजेबल ये पदार्थ नॉन डिकम्पोजेबल का मतलब हुआ इसका डिकम्पोजिशन करना मुश्किल है या आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक का टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा, उसके साथ में जितना भी इंस्टीट्यूशनल कचरा है, यानी किसी संस्था का ऑफिस के अंदर का जो टुकड़ा है, उसको हम लोग बोल देते हैं रबिश। ठीक है, तो 4 तरह के वेस्ट घर से निकले। अब इन सब को हटाने का जो जिम्मेदारी है ना, तुम जान लो, ये सब तो वेस्ट के बारे में हुआ कि सर वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, खाली मैंने इतना ही डिस्क्राइब किया कि घर से निकलने वाला कचरा इन रूपों में हो सकता है हमारे सामने। ठीक है,
अब एक चीज बताओ यहाँ पे इन रूपों में यदि कचरा हो सकता है, ठीक है, तो बस इतना बता दो कि अगर इन रूपों में कचरा है तो उस कचड़े को हम लोग हटाएंगे कैसे? अगर जब जमाना सही नहीं रहा होगा, जब इतनी व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी, गीला कचड़ा, सूखा कचड़ा, उसके बाद सेप्टिक टैंक, ये सब नहीं रहा होगा, तब भी लोगों का कचड़ा तो होता ही होगा। और उस कचड़े को लोग क्या करते थे, घर के बाहर फेंक देते थे, और उसको ढो करके कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह, चाहे बैलगाड़ी से चाहे अपने सर पे ढो के ले जाते थे। कंजर्वेंसी सिस्टम था, बड़ा बेकार पद्धति थी वो, बहुत बेकार पद्धति थी वो कंजर्वेंसी सिस्टम। उसमें लोगों का कचरा लोगों द्वारा ही उठाया जाता था। आज भी छोटे पैमाने पर देखिए, कूड़ा जो आप घर शहर के लोग जो कूड़ा अपने घर के बाहर ले जाके फेंकते हैं, सुबह सुबह कचरे वाला आता है, अपनी गाड़ी में सारा कूड़ा लाता है और लेके जाता है। तो कंजर्वेंसी सिस्टम अभी भी है, लेकिन चलो वो तो किचन उचन का कूड़ा, लेकिन कहीं वही चीज यदि फ्लश का कचरा रहता तो, और इनको उठाते समय देखते हो कितनी दुर्गंध आती है। तो जो जो कंजर्वेंसी सिस्टम था उसमें बहुत सारी कमियां थी, इसलिए उसको दूर करने के लिए क्या किया गया, आपको ये नया सिस्टम लाया गया, वाटर कैरियर सिस्टम। दो तरह के पद्धतियां हैं इन कूड़े को कचरे को साफ करने की। एक जो लोगों द्वारा उठा के ले जाया जाएगा, जो परंपरागत तरीका है जिसको कंजर्वेंसी सिस्टम बोलते हैं, और एक तरीका जो जिसको मल वहन प्रणाली बोलते हैं। और जो जल वहन प्रणाली यानी वाटर कैरियर सिस्टम जो होता है, वाटर कैरियर सिस्टम में पूरा कचरा ऐसे फेंक देते हैं लोग फ्लश में, और वो बहा करके सीवर ले जाता है कहाँ, ट्रीटमेंट प्लांट तक। बात समझ आ रही है? तो उस स्थिति को समझते हुए अब जरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या उठता है इनसे। उन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन उनसे भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन है परिचय वेस्ट वाटर से, और इससे क्या पूछा गया, पहला बोला सफाई के लिए मल वहन पद्धति या कंजर्वेंसी पद्धति व जल वहन पद्धति या वाटर कैरिज प्रणाली की व्याख्या करो। एक नए उभरते नगर में आप किस प्रणाली को महत्व देंगे और क्यों? आप बताइए सफाई के लिए आप किस सिस्टम को, मैंने अभी दोनों के बारे में बताया, कंजर्वेंसी सिस्टम और दूसरा वाटर कैरियर सिस्टम। दो सिस्टम है, कंजर्वेंसी वो जो मैंने पहले बताया, तो बोला कि इनके बारे में थोड़ा व्याख्या करिए, और ये भी बोला कि एक नए उभरते शहर के लिए हम वाटर कैरियर सिस्टम, क्योंकि कंजर्वेंसी सिस्टम में लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी है, मैनुअल काम है, प्लस उससे भी बड़ा कौन उठाएगा एक दूसरे का कचरा। कचरा उठाने वाला जमाना जा चुका है, जमाना भी जा चुका है, और वो जमाना अच्छा नहीं था। कुछ जमाना बीत जाता है, लोग कहते हैं हमारा जमाना बड़ा अच्छा था, लेकिन वो जमाना अच्छा नहीं था जब एक का कचरा दूसरा कोई उठाता था। मशीनों तक ये बात समझ में आती है, लेकिन लोगों तक ये बात, इस पर हम लगातार इस पर वर्क हो रहा है। एक समय पर क्या होगा, हम इससे निजात पाएंगे, कोई ना कोई एक तरीका निकलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ इसको बताया गया है मल वहन पद्धति को, देखिए कह रहा कंजर्वेंसी मल वहन प्रणाली में मल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर डिस्पोज किया जाता है। इस प्रणाली में मल का स्थानांतरण मनुष्य द्वारा स्वयं किया जाता है, इसलिए यह प्रणाली अब अधिक प्रचलन में नहीं है। वातावरण में खुले मल के कारण आसपास की जगह शुद्ध रहती है, जिसके कारण उचित दूरी पर बनाया जाता है। जल वहन पद्धति या वाटर कैरियर सिस्टम, इस प्रणाली में मल जल के साथ बह, मल माने जो गंदगी है वो जल के साथ बहकर नगर के बाहर चला जाता है। इस प्रकार मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कार्य समाप्त हो जाता है। इस प्रणाली में लैट्रीन के आसपास अशुद्धि नहीं रहती, जिससे यह घर में ही बनाया जाता है। शहरों में अधिक प्रचलित है क्योंकि वहीं सीवर व्यवस्था होती है। आपको भी अच्छे तरीके से मालूम होगा कि सड़कों के नीचे जो बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं जिनको आप सीवर बोलते हैं, देखो सीवेज होता है वो जो पाइप के अंदर बहता है, दैट इज कॉल्ड सीवेज। बट जो पाइप, द मीडियम विच कैरी द सीवेज विच कॉल्ड सीवर इज द पाइप और चैनल विच कैरीज सीवेज, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां सीवर व्यवस्था होती है, तो ये प्रणाली वहां काम करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक नए उभरते हुए शहर के लिए वाटर कैरियर सिस्टम ही सही है, क्योंकि इसमें मनुष्य से अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि कंजर्वेंसी प्रणाली मानव श्रम पर ही आधारित है। तो वाटर कैरियर सिस्टम ही उचित है, बता दिया गया। तुम भी लिख सकते थे ये बात, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब हम यदि बात कर लें इसी तरीके से कि यहाँ पे आगे, तो इन दोनों के बारे में यदि अंतर करने के लिए पूछे, देखो जेई के एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। किसमें श्रम ज्यादा लगते हैं, किसमें मनुष्य मैंने किसमें आदमी ज्यादा लगते हैं, किस पर खर्चा। तो शुरुआती खर्चा भले वाटर कैरियर सिस्टम पर अधिक है सीवर वगैरह बनाने का, लेकिन बाद में ये जो ओवरऑल कास्ट है वो इसकी घट जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का बनता है अगला क्वेश्चन इससे, वो कह रहा मल वहन और जल वहन पद्धतियों में अंतर स्पष्ट करिए। अरे अंतर क्या है, देखो मल वहन में सारी पॉइंट्स लिख दिया गया। इस व्यवस्था का आरंभिक व्यय बहुत कम है, मैंने गड्ढे में डाल दिए, कोई उठा के ले जा रहा, शुरू में कोई खर्चा ही नहीं है। और सीवर बनाने में शुरू में बहुत खर्चा है,
तो कह रहा है कि इस व्यवस्था में शौचालय अधिक समय गंदे रहते हैं क्योंकि उनकी सफाई सामान्यतः दिन में 2 बार ही होती है। यह व्यवस्था असभ्य, घिनौनी व अमानवीय है क्योंकि इसमें मल की सफाई मनुष्यों द्वारा की जाती है। इस व्यवस्था में सफाई कर्मचारियों पर आश्रित रहना पड़ता है। सफाई कर्मचारी अक्सर मल को खुली नालियों में बहा देते हैं जिससे गलियों और सड़कों पर दुर्गंध या गंदगी व्याप्त रहती है। ये सब मल वहन प्रणाली के दोष हैं। वहीं पर यदि हम लोग जल वहन प्रणाली, इसमें और भी चीजें हैं, देख लो। इस व्यवस्था में भवन में शौचालय दूरी पर बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें दुर्गंध आती है, भवन की इकाइयां संगत नहीं बनाई जा सकती। इस व्यवस्था से शहर में सर्वत्र गंदगी और दुर्गंध वातावरण रहता है। इस व्यवस्था में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। ठीक है, मल वहन प्रणाली में ज्यादा पानी नहीं लगा, लेकिन वहीं जल वहन, इस व्यवस्था में आरंभिक व्यय बहुत कम है। इस व्यवस्था में शौचालय हमेशा साफ सुथरे रहते हैं। बेडरूम में लोग अटैच बाथरूम बनवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पानी से वो बह के चला जाना है। उसके बाद कह रहा प्रत्येक शौच के बाद उनकी सफाई। यह व्यवस्था सभ्य व आधुनिक, इसमें मल की सफाई व परिवहन जल द्वारा होता है। उसके बाद कह रहे हैं हम लोग इस व्यवस्था में सफाई कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस व्यवस्था में इसकी कोई संभावना नहीं है। संभावना का मतलब कोई भी कर्मचारियों का नहीं। इस व्यवस्था में शौचालयों में कोई दुर्गंध नहीं आती। ये सब पढ़ने वाली चीजें हैं, जनरल बातें हैं। भवन इकाई सेहत रहती है और भवन स्थल का श्रेष्ठ उपयोग हो पाता है। ठीक है ना। इस व्यवस्था से शहर में सफाई व स्वच्छता रहती है जिसका नागरिकों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बीमारियां फैलने का डर भी कम हो जाता है। इस व्यवस्था में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसके लिए सुदृढ़ जल आपूर्ति व्यवस्था भी आवश्यक है। आई होप दोनों सिस्टम में, जो सफाई के दोनों सिस्टम में, उनमें अंतर आपको पता चल चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है हम लोगों से, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतही नालियों के विभिन्न अनुप्रस्थ काट बनाइए तथा उनका सविस्तार वर्णन करिए। एक चीज बता दूं मैं, सतही नालियों के काट बनाने के लिए ड्राइंग में भी आपको पढ़ना है, तो मैं यहाँ पर केवल नाम तो दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का ड्राइंग का भी मैराथन क्लास चला है, जो बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट चला है। उसकी भी लिंक आपको न्यू मैराथन क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसको भी पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। ध्यान रखिएगा कि अगर आप वहां से ड्राइंग, कई बच्चे कहते हैं सर ड्राइंग में थ्योरी भी आती है क्या? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की ड्राइंग में बिल्कुल आती है, लेकिन अगर ये पढ़े हैं तो उसकी थ्योरी आप कर जाएंगे, और उसमें डायग्राम पढ़े तो इसमें डायग्राम आया तो फ्री हैंड बनाना। इसमें पूछा ना कि सतही नालियों की विभिन्न अनुप्रस्थ काट बनाइए तथा सविस्तार वर्णन करिए, तो तुम उसमें भी ड्राइंग में भी बनाए हो तो क्या यहाँ नहीं बना सकते हो उसको फ्री हैंड? और नहीं बनाया हो तो बना लो। कब बनाओगे? ये जरूरी है कि आप उसको बना के खाली रहिए। ठीक है ना। किस किस टाइप की नालियां होती हैं? सरफेस वाली नालियां कितने टाइप की? आयताकार नालियां, अर्धवृत्ताकार, वी आकार की, यू आकार की, कर्व नालियां। अगर नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा सा इनका जो है देख लीजिएगा डायग्राम। इनका केवल इन नालियों का चित्र बनाना और इनके बारे में। अब रिक्टेंगुलर देखो, रिक्टेंगुलर है, अर्धवृत्ताकार आकार ही दे रखा है, वी आकार की, यू, ये दोनों तो आता है ना एग्जाम में बनाने के लिए, आता है ड्राइंग में। कर्व नाली बस होता है, कर्व में ये होता है कि सड़क ऐसे मान लो है, ये पूरी ऐसे क्या है, सड़क है, कर्व वाला आता नहीं है। तो ये सड़क है, सड़क के किनारे फुटपाथ होते हैं। मान लो यहाँ पे सड़क ऐसे तुम सोच रहे हो, ये सड़क का चौड़ाई है, ये सड़क की चौड़ाई है, ये मिड पॉइंट है सड़क का। इधर भी लोग आ जा रहे हैं पैदल, इधर भी, ये लेन है दो। तो फुटपाथ कई बार ऐसे बना करके, इधर फुटपाथ होता है, इधर फुटपाथ ऐसे होता है, और यहाँ साइड में बनी होती है नाली। जगह जगह पे पानी इधर से इकट्ठा होके, और इसके अंदर जाली बनी रहती है, इस जाली से पानी हो करके कहाँ गिरता है? जिसको बोलते हैं हम लोग कैच बेसिन में गिरता है। कहाँ गिरता है? कैच बेसिन में। और कैच बेसिन से होता हुआ ये कहाँ चला जाता है? सीवर में। तो ये आपका, इसमें सिल्ट वगैरह इसमें इकट्ठा होती है, और जो पानी है निथर करके इसमें पहुंच जाता है, ऐसे निथर करके यहाँ पर पहुंच जाता है पानी। बात समझ? इसको बोलते हैं कर्व इनलेट या कर्व नाली। ठीक है। एक गटर भी होता है, वो दूसरी चीज है, इसी का भाई है वो। तो अभी के लिए बस इतना कि ये नालियां और एक कर्व, कर्व मतलब सड़क या किनारे जो फुटपाथ के साथ में वर्टिकल लगा रहता है। कर्व हमेशा कैसा रहता है? वर्टिकल। कर्व हमेशा क्या रहता है? वर्टिकल रहता है। ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में, नालियों के बारे में इतनी सी जानकारी आप रखिएगा। बाकी ये सब आकार की, ये सरफेस हैं, पूछा सरफेस ड्रेन यानी सतह पर। अरे कई बार नालियां ऐसे वी आकार की, यू आकार की, आयताकार, और सबके बारे में और सबका डायग्राम भी आपसे पूछा जाता है, डायग्राम भी तैयार रखिएगा। अगला आपका है निकासी प्रणाली के बारे में। क्वेश्चन क्या बना हमारा? सीवरेज की विभिन्न प्रणालियों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए अब आपको सीवरेज, मान लीजिए सीवेज को आपको घर से निकालना था, और सीवेज मैं आपको बता दूं दो तरीके से निकल सकते हैं। एक तरीका हो सकता है आपका, तरीके के पहले होते कितने हैं तो एक जान लो, सीवेज दो तरीके का जनरली होता है।
एक डोमेस्टिक सीवेज होता है जो घर का जो कचरा मलबन है, एक इंडस्ट्रियल सीवेज होता है, उसमें तमाम तरह के केमिकल क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो वैसे सीवेज कोई भी हो, अब तुम चाहते हो कि हमारे शहर में नालियां बिछी हो, हम अपने घर का पूरा कचरा उसी में ले जाकर छोड़ दें और उसी में सब फेंकते हैं, सब मतलब कोई भी कचरा बाहर नहीं जाता, सब उसी में डाल देते हैं, ठीक है ना। ये बताओ, इसके लिए अब बहुत बड़ी बड़ी पाइप बनानी पड़ती होगी। देखते होगे पुरानी फिल्मों में कि सड़क के नीचे बड़ा, कभी मैनहोल उठा के देखिए, वो ढक्कन होता है, ड्राइंग वगैरह पढ़े होगे तो मैनहोल भी उसमें है। तो मैनहोल के बारे में ढक्कन हटाओगे तो नीचे पूरा एक चैम्बर होता है, उसके अंदर पानी आता जाता रहता है, तो उसको बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, सीवरेज सिस्टम। और सिस्टम, तो एक बात बताओ, उस सीवरेज को कितना बड़ा बनाया जाए। भाई कई बार ऐसा होगा कि बरसात वगैरह होगी, उसका भी पानी उसी में चला जाएगा। और तो क्या करें, बरसाती पानी को उसी में मिला दें कि ना मिलाएं, केवल कचड़ा कचड़ा बह बरसाती पानी सड़क पे गिरेगा। देखो, बरसाती पानी सड़क पे गिरेगा और सड़क के ऊपर ऊपर नाली बना दो, उस नाली से निकल जाए, समझ रहे हो ना। और जो अंदर का गंदा पानी है उसको सीवर के अंदर डालो ताकि वो जाए ट्रीटमेंट प्लांट पर, उसका जो भी ट्रीटमेंट हो उसके बाद उसको छोड़ा जाए। सबको एक ही में मिला देने पे दिक्कत है। अच्छा भी है कि एक ही बार सफाई हो जाएगी, लेकिन दिक्कत यह है कि कितना बड़ा बनाया जाए उस पाइप को। कई बार बरसात ज्यादा हो जाती है तो इतना बड़ा यदि पाइप बना दिए तो पता चले जब बरसात, खूब बड़ा सा पाइप बना रहे, बरसात में बड़ा तेज पानी आता है, तो वो पानी के लिए खूब बड़ा सा पाइप बना है, अब पाइप में पता चला कि बरसात हुई ही नहीं 8 महीने, तो फिर एकदम पानी जा ही नहीं रहा है, घर का कचरा कितना जाएगा, जाएगा उसी में फंस जा रहा है, सिल्टिंग होने लग रही है। सिल्टिंग होने का मतलब हुआ कि उसको अपनी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ही नहीं मिल पा रही है। उसका जो आपका अंतःशोधी वेग जिसको बोलते हैं, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, वही नहीं मिल पा रही है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग 3 प्रणालियां बनाए। पहली प्रणाली होती है सेपरेट सिस्टम, दूसरा होता है कंबाइंड सिस्टम, और तीसरा होता है पार्सली सेपरेट सिस्टम। तो 3 सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला होता है पृथक यानी सेपरेट सिस्टम, सेपरेट सिस्टम, दूसरा होता है कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, और तीसरा होता है आंशिक पृथक यानी पार्शियल कंबाइंड या पार्शियली सेपरेटेड, दोनों एक ही बात हुआ, आंशिक रूप से। अब ये 3 प्रणालियां क्या है, पहली प्रणाली वो है जिसमें सीवर के लिए या सैनिटरी सीवेज के लिए एक पाइप अलग से होती है, और जितना भी रेन वाटर या स्टॉर्म वाटर है या तूफानी जल है उनके लिए अलग से सरफेस ड्रेन होती है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवरेज, ठीक है। दूसरा क्या है सिस्टम, कौन कौन सा है, दूसरा कंबाइंड, कंबाइंड सिस्टम। अच्छा, पहला सिस्टम दोनों कहां कहां लगेगा बताते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर बरसात सीजनली होती हो, सीजनली का मतलब किसी खास मौसम में बरसात होती हो फिर बरसात ना हो, तो उनके लिए बरसाती नालियां सतह पे बनाई जाती हैं। जबकि ऐसा सिस्टम जिनमें बरसात साल भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगी रहे या उसमें रेगुलर बरसात होती रहे, रेगुलर मतलब होता है कि नियमित समय पर होती रहे बरसात, कुछ ना कुछ होती रहे, तो उस स्थिति में हम लोग करते क्या है, उसको कंबाइन कर देते हैं, ताकि क्यों, तब एक फिक्स है ना कि भाई चलो बरसात होती रहती है इस क्षेत्र में, तो एक अंदर ही नाली बना दो, ये सीवेज को भी ले जाएगा और पानी को भी ले जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हो सकता है हम लोग सेपरेट सिस्टम यूज करें तो कहाँ यूज करेंगे भाई, ऐसी जगहों पे जहां बरसात बहुत कमी कमी होती है और ज्यादा होती है, जैसे भारत पूरा सेपरेट सिस्टम के लिए सही है। भारत में बरसात एक बार होनी है तो सतह पे पानी रहेगा, अब उतना बड़ा सीवर बनाओ कभी कभी बारिश होने के लिए, और ऐसे क्षेत्र जहां लगातार बारिश हो रही है वहां पर कंबाइंड बना दो, यानी रेन वाटर के लिए और सीवेज के लिए एक ही नाली यानी अंडरग्राउंड रहे। और एक होता है पार्सली, पार्सली मतलब होता है घर के अंदर सीवेज का कचरा तुम सीवर में डालो, और घर के ऊपर बारिश और इसका जो पानी आ रहा है ना आंगन वांगन में, वो पानी भी सीवर में डाल दो, यानी घरों का सीवेज प्लस जो रेन वाटर है आंगन का इनका वो सीवर में, लेकिन जो सड़कों पर होने वाली बारिश है वो सतहों वो जाएगी अपना ऊपर, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड, पार्सली कंबाइंड या पार्सली सेपरेट, इसको कहते हैं पार्सली कंबाइंड को चाहे पार्सली सेपरेट को। तो तीनों प्रणालियों के बारे में हल्का हल्का यहाँ पर बताया गया है। इस प्रणाली में घरेलू सीवेज और वर्षा जल को अलग अलग नालियों द्वारा, मैं हल्का हल्का पढ़ रहा हूं देखिएगा, ये सीवेज के लिए है, ये स्टॉर्म वाटर के लिए तूफानी जल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर आया संयुक्त सीवरेज, संयुक्त में क्या होता है, इस प्रणाली में सीवेज और तूफानी जल को एक ही सीवर में, मैं पूरी बात लिखा है,
अब देखिए यहाँ लिखा है जिन क्षेत्रों में वर्षा वर्ष भर समान रूप से होती रहती है, तो कंबाइंड है। मैं जो बोला हूं वही लिखा है, बस इतना जान लो। ये नोट्स तुम ले सकते हो, चाहे सीटीएस के ऑफिशियल वेबसाइट से ले लो, चाहे तुम ऐप से ले लो। आंशिक में क्या होगा, इस प्रणाली में सीवर लाइन एक ही बिछाई जाती है। सैनिटरी सीवेज के साथ साथ घरों, छतों व आंगन से निकला वर्षा का पानी भी सीवर में डाल दिया जाता है, परंतु सड़क, पार्कों, अन्य खुले स्थानों से वर्षा के पानी की निकासी खुली नालियों द्वारा की जाती है। तो तीनों प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरा। अब आगे आपसे पूछा इन पर टिप्पणी लिखने के लिए, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया कि तुम इनके बारे में जानते रहोगे तो अलग अलग, या इसी क्वेश्चन को बना के ऐसे पूछ दे कि सीवर एपुटेनेंस को समझाइए। यानी सीवर पाइप तो आपने बनाया जो पानी को ढोएगा, तो क्या सीवर पे कुछ और नहीं लगेगा, कुछ और चीजें नहीं लगती? जैसे पिछली क्लासेस में जब वाटर सप्लाई पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एपुटेनेंस यानी पाइप में वाल्व लगाना, अलग अलग तरह के वाल्व होते हैं, वो सारे वाल्व एपुटेनेंस हैं पाइप के। इसी तरीके से जब सीवर जाता है तो उसमें तमाम चीजें लगी रहती हैं, वो इन चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं उसमें। इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना। जैसे मैनहोल क्या होता है आपको बताना है, मैं लिखा हुआ भी दिखाऊंगा, लेकिन मैनहोल क्या होता है, सीवर की साफ सफाई के लिए यहाँ जहां पर इसके चोक होने की संभावना हो वहां सीवर में उतरने के लिए सड़क पर एक गड्ढा बनाया जाता है जिसको मैनहोल कहते हैं। ठीक है, ड्रॉप मैनहोल क्या होता है, ड्रॉप मैनहोल, इसमें ड्रॉप मैनहोल का मतलब होता है कि जहां पर एक ब्रांच सीवर मेन सीवर से मिल रही हो और उनके तलों में अंतर ज्यादा हो। तलों में अंतर ज्यादा का मतलब, जैसे एक पाइप नीचे से सीवर की जा रही थी, दूसरी सीवर आई लेकिन काफी ऊंचाई से पटकेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉप कराते हैं, उसको धीरे धीरे गिराते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप मैनहोल। वहां भी एक मैनहोल बनता है। फिर इनलेट, इनलेट जहां से किसी चीज की भी एंट्री हो, इनलेट मतलब प्रवेश द्वार, यानी कहा कोई किसी भी चीज का एंट्री, और इनलेट किसी का भी हो सकता है, चाहे किसी टैंक का हो, चाहे आपका सेप्टिक टैंक का हो, किसी भी चीज का। कैच बेसिन क्या होता है, अभी मैंने पीछे डायग्राम बनाया था कर्व वाला, तो आपको बताया था कि सड़क का पानी जब जाता है तो पहले कैच बेसिन में जाता है, सिल्ट उसमें रुक जाती, फिर कैच बेसिन से होके तब सीवर में जाता है। अभी पीछे डायग्राम बनाया था, याद है? ये सड़क वाला डायग्राम ऐसे बनाया था मैंने। पानी पहले यहां से हो करके यहां से जाके कहाँ फंसता है, यहाँ पे जाके गिरता है ये कैच बेसिन में, फिर यहां से जाता है कहाँ, सीवर को। तो पानी जो सड़कों से जालियों से होता हुआ यहाँ गिरता है ना, इस बेसिन को कहते हैं कैच बेसिन। ठीक है ना। उसके बाद ट्रैप, ट्रैप आप देखे होंगे घरों में, आप लोग जो टॉयलेट यूज करते हैं वो ऐसे टॉयलेट में अंदर एक पाइप ऐसे ट्यूब सी मुड़ी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैप। ट्रैप में पानी हमेशा क्या रहता है, रुका रहता है। तो टॉयलेट सीट पर आप देखेंगे आपको हमेशा पानी यहाँ दिखाई देता है। तो कोई भी चीज हम लोग मल वगैरह जब गिराते हैं तो वो इससे हो करके ऐसे जाके इसमें गिरता है। अगर ये सीधा रहता ना तो पूरी गंध इसमें आने लगती है, लेकिन यहाँ पर पानी लगातार बने रहने के लिए ये, इसको वाटर सील बोलते हैं। ये डेप्थ जो पानी की इसमें बनी रहती है इसको वाटर सील बोलते हैं। वाटर सील, सील क्यों, क्योंकि ये सील करती है गैसों को इधर आने से। वाटर सील क्यों बनती है, ट्रैप के कारण। प्रतिलोभित या उल्टा साइफन, साइफन कई बार आप लोग देखे होंगे कि नदी के तल को कई बार ऐसे पानी को ऐसे गिरा के ऐसे किया जाता है, तो इसको साइफन बोलते हैं। और जब यही चीज डाउन हो के फिर अप हो जाए तो इसको उल्टा साइफन बोलते हैं। पानी का तल जब कभी अचानक गिर के उठाया जाता है तो इसको बोलते हैं उल्टा साइफन। धावन टंकी, फ्लश टैंक क्या होता है, ये क्या होता है आप नहीं जानते हैं? फ्लश टैंक जो आपके ऐसा टैंक होता है जो अचानक से पानी को फ्लशिंग करने के लिए तेजी से पानी को रिलीज कर सके। संवातन शाफ्ट या स्तंभ या संवातक नल, मैंने बोला कि जब बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है, जब पदार्थ सड़ते गलते हैं तो उनसे क्या होता है, गैसेस भी निकलती हैं। तो सीवर में जगह जगह पर ना, जैसे मान लो एक पाइप है सीवर की, जमीन के अंदर है, उसके अंदर आपने मल बहा दिया, सड़ रहा था, उसमें H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड विस्फोटक गैस, मीथेन उसके साथ मिली हुई, ये सब सीवर में विस्फोट करा देंगे यदि निकले नहीं तो इनको निकलने के लिए सीवर में जगह जगह होल करके ऐसे लंबे लंबे खंभे बनाए जाते हैं, साफ्ट बनाए जाते हैं, उनसे गैसेस क्या होती हैं, बाहर होती हैं। और गैसेस बाहर होती हैं तो पाइप ऐसे खुला है और उसमें चिड़िया उड़िया गिर के फंस जाए तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता है जालीदार, जिसको काउल बोलते हैं, काउल। ठीक है ना। तो साफ्ट, इसके बारे में हल्का हल्का जो है जानकारी यहाँ पर दिया गया है। एक एक के बारे में पहले बताया मैनहोल। सीवर का वह प्रवेश द्वार जिसमें से अंदर जाकर कोई व्यक्ति सफाई तथा निरीक्षण कार्य कर सके, मैनहोल कहलाता है। सीवर भूमि तल से काफी नीचे बिछाए जाते हैं। सीवर में ठोस कण निलंबित अवस्था में, ठोस कण निलंबित मतलब घुली हुई अवस्था में रहते हैं।
या लटकी हुई अवस्था में, सीवेज का वेग स्वतः शोधी वेग से कम होने पर, ये सब बताया गया है। पाती छिद्र यानी ड्रॉप मैनहोल, जब दो सीवरों मुख्य तथा शाखा के मिलन जल तलों में 60 सेंटीमीटर से अधिक का अंतर होता है तो उस संगम पर ड्रॉप मैनहोल बनाया जाता है। यदि शाखा सीवर को मैनहोल में ऊंचाई पर लाकर डाल दिया जाए तो सीवेज का कचरा पूरे कच्छ में फैल जाएगा, यानी यहीं से उठा के पटक रहे हैं तो पूरा जैसे होता था ना कचरा मच जाएगा, तो उससे बचने के लिए ड्रॉप मैनहोल बनाया जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद है प्रवेश द्वार इनलेट, वर्षा तथा सतही नालियों का जल जिन छिद्रों से होकर तूफानी सीवर या संयुक्त सीवर में पहुंचता है। ये जो बना था ना यहाँ पे मैंने बताया था, ये जो कर्व, एक तरीके की कर्व है, कर्व में से होकर पानी जा रहा था ना ऐसे, तो इसी को बोलते हैं कर्व इनलेट। कई बार इनलेट दूसरे टाइप का भी हो सकता है जिसको गटर इनलेट, क्षैतिज होता है। कभी सड़क के किनारे देखो नाली बड़ी सी है और उस पर पटिया वगैरह बिछा के ढका गया रहता है, नीचे नाली में पानी रहता है, वो तो क्षैतिज नाली है। और एक ऐसे उठा करके जाता है, ये हाईवे वगैरह पे ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं जो सीधा रहता है वो गटर इनलेट होता है, और जो ऐसे वर्टिकल रहता है उसको कर्व इनलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनलेट के टाइप हो गए। उसके बाद कैच बेसिन, वर्षा के सतही जल में सिल्ट ग्रीट आदि पदार्थ होते हैं, यदि इन्हें सीवर में जाने दिया जाए तो ये उन्हें जाम कर देंगे। जाने से रोकने के लिए इनलेट पर एक कक्ष बनाया जाता है जिसे कैच बेसिन कहते हैं। ये पानी को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं जिससे पानी में सस्पेंडेड सॉलिड नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी सीवर में चला जाता है। कैच बेसिन में एक इनलेट होता है, इस पर लोहे की मोटी जाली, ये सब बताया ना अभी। फिर ट्रैप क्या है? ट्रैप ये कांचित सैल भांड की बनाई जाती है, मतलब जो आपका टॉयलेट सीट होता है उसी पदार्थ का भी होता है। स्लेज में उपस्थित ठोस कणों को हटाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये सीवर की दूषित गैसों को भी आने से रोकती हैं। ये कई प्रकार की होती हैं। जो ट्रैप होता है ना, पी टाइप, एस टाइप, कई टाइप के ट्रैप होते हैं, कई टाइप के होते हैं। ठीक है ना, इनका मुख्य काम है जलसील बनाए रखना ताकि सीवर की दूषित गैसें सीधे अंदर ना आए। इन्वर्टेड साइफन, रेलवे लाइंस नदियों के नीचे से सीवर को ले जाने के लिए, सीवर ऐसे जा रहा था लेकिन रेलवे लाइन उसके नीचे से ले जाने के लिए, तो जब इसको डाउन करके अप किया जाता है तो उसको इन्वर्टेड साइफन, अप करके डाउन किया जाए तो डायरेक्ट साइफन उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये साइफन के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है, पूरा बताया गया है, पढ़िएगा। यहाँ पे धावन टंकी, फ्लशिंग टैंक, जिन स्थानों पर भूमि लगभग समतल हो तथा जल स्तर कम गहराई पर हो वहां सीवरों को अधिक गहराई में बिछाना संभव नहीं हो पाता। इस स्थिति में सीवर में इतना ढाल नहीं दिया जा सकता कि उनमें प्रवाहित होने वाला जल सीवेज स्वतः, मतलब जानते हो कई बार कोई चीज बहानी होती है, बह ना रही हो तो हम फ्लश करते हैं। इसी तरह सीवर में भी, सीवर काफी कम ढाल पे रहता है। जैसे अगर ऐसे है तो बड़ी तेजी से सीवर में पानी बह जाएगा, लेकिन ढाल बहुत कम रहती है ना, तो जगह जगह पे ऐसी टंकियां बनाई जाती हैं जिनको चालू करने पे तेजी से पानी क्या हो जाए, सीवर में चला जाए और वो बहा दे उसको, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्लशिंग टैंक या धावन टंकी। इस पूरी लाइन को ठीक से एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, देख लिया होगा आपने, अब देखिएगा आगे। ये धावन टंकी के बाद में है वेग बढ़ाने के लिए, जैसे सीवर में बीच बीच में वाहित मल मतलब जो बैठ रहा था उसका वेग बढ़ाने के लिए निश्चित अंतराल पर फ्लशिंग टैंक बना दी जाती है। मतलब फ्लश करके, बस सीवर में जब कभी ना सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी नहीं मिल पाती है उसी के लिए होता है। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होती है, मैंने स्वतः शोधी वेग, जब पानी सीवर में बह रहा है तो थोड़ा तेज बहेगा तभी ना मल बहाएगा, इतना धीरे कि लगा उसी में कचरा वहीं सीवर में ही जमने लगा, ले जाना है वहां जमने लगा। तो जब कभी नहीं बह पाता तो जगह जगह पर कुछ कुछ दूरी पे फ्लशिंग टैंक्स लगाई जाती हैं। जहां सीवर में उचित ढाल नहीं मिल पाती वहां भी फ्लशिंग टैंक दी जाती हैं जो फ्लश करती हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग का, ये सब टिप्पणियां थी, अब इसमें कुछ चीजें ये यहाँ पर हम लोग का फ्लशिंग टैंक के बारे में दिखाया गया है। ये डायग्राम जरूर नहीं कि आप ऐसा बनाएं, आप फ्लशिंग टैंक घर में भी होते हैं, जो फ्लश करने वाली टंकी जिसको आप दबाते हैं ना और धड़ल्ले से पानी गिरता है वो भी फ्लशिंग टैंक है। और जो जगह जगह पर सड़कों पर लगाई जाती है उसको भी फ्लशिंग टैंक बोलते हैं। डायग्राम की आवश्यकता नहीं, पूछेगा नहीं इसका डायग्राम आपसे। संवातन या स्तंभ, अभी मैंने बताया था कि जगह जगह पर वेंटिलेशन के लिए 200 से 300 मीटर की दूरी पर वेंटिलेशन शाफ्ट बनाई जाती है। इसका व्यास 15 से 25 सेंटीमीटर तक ऊंचाई पास वाले मकान की छत से कुछ अधिक रखी जाती है। यह शाफ्ट कंक्रीट अथवा ढलवा लोहे की बनी होती है। शाफ्ट के ऊपरी सिरे पर तार की जाली अथवा काउल लगा होता है। अभी नाम लिया था मैंने, काउल इंग्लिश शब्द है, ये हिंदी में लिखा जरूर है, बट दिस वन इज दिस काउल। यह शाफ्ट का निचला सिरा एक क्षैतिज पाइप द्वारा सीवर लाइन से जुड़ा होता है। मतलब नीचे आके शाफ्ट ऐसे जुड़ी होती है सीवर से, या सीवर का गैस लेके ऊपर ऊपर निकाल देती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग। तो जितने टिप्पणियां लिखने के लिए दिया था सब हम लोग का हो चुका है।
अगला क्वेश्चन पूछा कि सामान्यतः वृत्ताकार सीवर ही क्यों अपनाए जाते हैं, अब वृत्ताकार सीवर के क्या क्या लाभ हैं। एक तो इनको बनाना आसान होता है, मतलब इनकी ढलाई आसानी से बन जाते हैं ये, तो एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है। दूसरा, इनका कोई इनको रखने उखने का कहीं सीन नहीं, जैसे भी रखे वैसे ही आएंगे। और भी अलग अलग, जैसे हॉर्स शू टाइप का होता है, आपका एग शेप्ड होता है, तो उस टाइप के सीवर में रख रखाव में सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ती है और बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। आयताकार जो है वो सीवर बनता है, लेकिन बड़े उसके फ्लो के लिए, ज्यादा डिस्चार्ज के लिए, जहां पे कम डिस्चार्ज आ रहा हो वहां पे सर्कुलर सबसे अच्छा रहता है। कहने का मतलब है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ काफी कम होती है इसकी। अब ये टेक्निकल टर्म हम यूज करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप फिर कहेंगे सर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, तो वो पीछे हाइड्रोलिक्स में पढ़ाया गया है भूतकाल में आपको, लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं याद है आपको, कोई बात नहीं। आगे, तो सीवरों का आकार यानी शेप के बारे में जैसे बोला गया कि क्यों वृत्ताकार प्रयोग किए जाते हैं, तो आकार के बारे में थोड़ी बात की। सामान्यतः वृत्ताकार अपनाए जाते हैं, लाभ क्या है। अनुप्रस्थ काट के लिए वृत्ताकार सीवर परिमाप न्यूनतम, मतलब कम से कम में पूरा बन जाता है, अतः निर्माण सामग्री कम लगती है। अगर 4 स्क्वायर मीटर का अनुप्रस्थ काट के लिए वर्गाकार पाइप का परिमाप 8 मीटर होगा, मतलब अगर ऐसे आयत बनाएंगे तो ज्यादा मटेरियल में कम एरिया होगा, लेकिन अगर इसको आपका सर्कल बनाएंगे तो कम ही मटेरियल में उतना एरिया कवर कर लेता है। पहला फायदा ये होता है। अब इसमें मैथ होता है, आपको मालूम होगा, 4 मीटर का एक तार लें, 4 मीटर का, उससे एक एक मीटर करके एक 4 मीटर का तार होगा, एक 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 करके एक घेरा बनाइए आयत का, तो वो लेगा, उसका एरिया कितना होगा 1 स्क्वायर मीटर। और वही 4 मीटर का तार लेके यदि घुमा के सर्कल बना दीजिए तो उसका एरिया ज्यादा होगा, तो उसमें से ज्यादा पानी फ्लो कर पाएगा। दूसरा, इसमें कोने नहीं होते जिससे कार्बनिक पदार्थों के सीवर में जमने की संभावना, अगर सीवर कहीं पर फंसा हुआ है तो जम सकते हैं उसमें। इनका निर्माण एवं हस्तन सरल होता है, हस्तन मतलब इनको हैंडलिंग और इनको बनाना दोनों आसान होता है। वृत्ताकार पाइप के द्रवीय गुण, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी उत्तम होते हैं, क्योंकि जब ये आधे भरे या पूरे भरे होते हैं तो इस आकार की औसत द्रवी गहराई समझ रहे हैं, मैंने बोला था ना द्रवी गहराई मतलब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, औसत द्रवी गहराई मतलब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ अधिकतम होती है। मैंने ये शब्द अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था। असल में वृत्ताकार के ना जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी होती है बड़ी अच्छी होती है। इस पर एनालिसिस हाइड्रोलिक्स में किया गया फ्लो थ्रू चैनल में, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, बस आपके लिए अभी जानना जरूरी है। वृत्ताकार आकार में हुप कंप्रेशन उपजता है, कंक्रीट जो कि कंप्रेशन में काफी सामर्थ्यवान होती है, उसे कम मोटाई के पाइप भी बिना प्रबलन के पर्याप्त रहते हैं। यानी सीवर जो कंक्रीट की बनती है ना, तो उसमें क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है, तो उसकी वजह से अच्छा रहता है। सॉरी, बाकियों में टेंशन जनरेट होता है, इसमें हुप टेंशन बनता है जो एक तरीके का दिखता टेंशन है लेकिन क्रिएट कंप्रेशन करता है। कोई सर्कुलर चीज में जब कोई दाब लगता है ना, तो उसमें जब सीवरों का दाब लगता है तो वो एक तरीके का उतना तनाव नहीं जनरेट करेगा जितना सीधी चीजों में जनरेट करता है, ठीक है ना। बोला है लेकिन वृत्ताकार आकार के सीवर तभी अच्छे हैं जबकि वे कम से कम आधे भरे हुए चले, आधा कम से कम भर के चले। आपको मालूम है सीवर हमेशा खाली छोड़ा जाता है, मतलब पाइप ऐसे सीवर के तो पूरा फुल भर के नहीं बहाते हैं, क्यों, रीजन वही, फुल भरेंगे गैस थोड़ी बनी और गैस से फट जाएगा वो पाइप। हमेशा 1/3 से 2/3 खाली भर के बहता है। अगर आधा तक भर के बहाना है तब वृत्ताकार सही है, और अगर उससे भी कम भरना है तब दूसरे शेप के सीवर सही होते हैं, सबसे अलग अलग टाइप के, ठीक है ना। तो ये सही नहीं है, और उसके लिए आधा कम से कम भर के बहे तब के लिए। अब आगे बोला गया है सीवरों का बिछाना एवं निर्माण, इससे क्वेश्चन, अभी हम सीवर कैरेक्टरिस्टिक्स पर पहुंचे ही नहीं है। इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे टेक्निकल पोर्शन जो है ना, वह सीवर की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवर का मतलब, सीवेज का मतलब, जो सीवेज जैसे पानी के कई सारे गुण थे ना, देखो जब जेई में पढ़ोगे और डिप्लोमा में पढ़ोगे तो अंतर कहाँ पड़ जाता है, उसमें वो दोनों चैप्टर बड़े खतरनाक तरीके से पढ़ने पड़ते हैं। उसमें जैसे जो तुमने पढ़ा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या वाटर या पैरामीटर्स फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, पिछले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में तुम पढ़ रहे हो किसके बारे में, सीवेज के बारे में। तो इसका बीओडी सीओडी पर उतनी बात ही नहीं किया हूं, नहीं तो अगर बात करने लगूं तो फिर वही टेक्निकल होने लगेगा, फिर दिक्कत होने लगेगी तुमको। तो ये सब फर्दर क्लासेस में कभी और पढ़ना, मन लगा के पैसा दे के पढ़ना, तो थोड़ा मन से पढ़ाया भी जाएगा। मन से भी अभी पढ़ा रहा हूँ, फेल होने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वह है कि वो नॉलेज के लिए, ये पास होना है वो नॉलेज है। नॉलेज देखो, पास तुम्हारा दोस्त जो पेड कोर्स नहीं भी लिया रहेगा ना, वो हो सकता है तुमसे ज्यादा नंबर ला दे, तो नंबर यहाँ मैटर नहीं कर रहा है, नंबर तुम भी लाओगे वो भी लाएगा, भविष्य में पता चलेगा कौन क्या करता है, ठीक है ना। ये मैटर ज्यादा करता है, तो तुम सीखो चीजों को, शुरू से सीखो। 100-500 रुपए किसी टीचर को दे देने से कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए कोशिश करो कि ले लो कोर्स,
केवल उसमें हम ही लोग का फायदा नहीं है दोस्त, तुम्हारा भी होता है। जो एक बार लेता है वो जानता है उसका मतलब। बार बार के लिए शुरुआत, पहली बार तुम हमसे जुड़ने में 10 बार सोचोगे, दूसरी बार में नहीं सोचोगे, क्योंकि मालूम है क्वालिटी मिलती है। पाइप लाइनों को बिछाने की प्रक्रिया याद करो, ये तो उसमें भी पढ़े थे हम लोग। पाइप लाइनों को बिछाने की प्रक्रिया वाटर सप्लाई में पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइपों की हैंडल करते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ पाइप्स करते हैं, फिर गड्ढा खोदना, फिर गड्ढे में उनको उतारना, फिर उनकी टेस्टिंग करना, फिर गड्ढे को भरना, तमाम चीजें नहीं पढ़े थे उनको। इसी तरीके से सीवर को बिछाने का क्या है, सबसे पहले संरेखण करना, कहाँ से जाएगा सीवर, उसका संरेखण करना, फिर गड्ढा खोदेंगे, खाइयां खोदना यानी ट्रेंच उसके लिए बनाना, फिर ढाल बनाना, सीवर ढाल पे पानी तो पाइप वाला तो प्रेशर पे भी चला जाता है, लेकिन ये वाला जो सीवर होता है उसमें कभी प्रेशर पर फ्लो नहीं होता है। सप्लाई पाइप में और सीवर की पाइप में एक अंतर है, सप्लाई की जो पाइप होती है उसमें पंप से या प्रेशर से पानी भेजा जाता है, इसमें पानी प्रेशर से नहीं भेजा जा सकता, ये अंडर ग्रेविटी ही फ्लो होना है इसका, इसलिए ढाल बहुत जरूरी है। फिर हस्तांतरण का मतलब होता है सीवर को मतलब लेना, जहां पे रखा हुआ है वहां से लेना, और फिर उसको लटकाना गड्ढे में। सीवरों का आधार गड्ढे में रखेंगे तो उसका आधार बनाना पड़ता है जिस पर सीवर टिकते हैं, टिकाएं, उसके बाद उनको बिछाएंगे, फिर जोड़ लगाएंगे, जैसी जरूरत हो वैसा जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के बाद जांच करेंगे, उनकी जांच करने का मतलब सीवर की जांच करने के भी बहुत सारे नियम है, उसमें धुआं परीक्षण करना पड़ता है, गोला परीक्षण करना पड़ता है सीधाई की जांच के लिए, बहुत सारे परीक्षण है। पाइप बिछाने के बाद परीक्षणों की सूची बनाइए, क्या क्या टेस्ट करेंगे। प्रेशर का टेस्ट पाइपों पर होता है, सीवर पे हम लोग गोला परीक्षण करते हैं सीवर सीधा बिछा है कि नहीं, उसके बाद उसके लिए धुआं परीक्षण करते हैं कि कहीं लीकेज तो नहीं है, तमाम तरह के परीक्षण होते हैं पाइपों में। उसके बाद पृष्ठ भराई मतलब सीवर बिछ गया, पाइप सही बिछ गया, उसकी जांच कर लो कि पाइप कहीं पर लीक वगैरह ना कर रही हो, और सीधी सीधी बिछो, जहां जहां जोड़ लगता है ना, जैसे एक सीवर आया, दूसरा सीवर कभी एकदम सीधा इसी सीधाई में होना चाहिए, कई बार घूम जाता है, हल्का फुल्का घूम जाता है, तो सीधाई की जांच के लिए गोला फेंका जाता है उसी के डाया से थोड़ा कम का, वो उसी में से पास कराया जाता है, अगर पास कर गया तो सही है, नहीं अटक जाएगा मोड़ पे जाके। पृष्ठ भराई मतलब बैक फिलिंग होता है, फिर से पूरा इसके अंदर ले जाके पानी वगैरह भर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला हम सब इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि सीवरों का संरेखण, इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि सीवरों का संरेखण, सीवरों का संरेखण जल पाइपों के संरेखण के समान ही होता है। ढाल की जांच, सीवर लाइन में स्वशोधी वेग उत्पन्न करने के लिए सीवरों को समुचित ढाल में बिछाया जाता है, इसके लिए तलेक्षण गज दर्श पट्टी, दर्श पट्टी याद है, साइट रेल, साइट रेल याद है, साइट रेल, दर्श पट्टी तथा डंपी लेवल आदि का प्रयोग करके खाई का तल निर्धारित ढाल में तैयार किया जाता है। अब कुछ लोग को ये जानना होगा कि सर ये कैसे ढाल लगाते हैं, तो बेटा मेन क्लास में, अभी के लिए बस तुम जान लो कि लेवलिंग का प्रयोग करके लेवल को धीरे धीरे डाउन करना, उसके लिए साइट रेल का यूज करते हैं, साइट रेल का, ठीक है ना, प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर ये ढाल लगा लेते हैं, फिर खाइयों में तख्ताबंदी, जैसे तुम गड्ढा खोदे हो, गड्ढा खोद दियो पूरा, यहाँ पे ढाल लगाने के बाद सीवरों के लिए खाई खोदना है, जब कुछ दूरी के लिए दृश्य पट्टियां स्थापित हो जाए तो खुदाई कार्य कर दिया जाता है। साधारण खुदाई मजदूरों द्वारा गैंती फावड़े या बेल्टों से की जाती है, अधिक गहरी खुदाई के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीन यानी आप सुने होंगे एक्सकवेटर, वो लगाई जाती है। फिर जब गड्ढा ऐसे खोद दिया गया है तो ना वो मिट्टी उसी में गिर गिर के फिर पटती रहती है, इसके लिए उसके अगल बगल प्लाई खड़े किए जाते हैं ताकि मिट्टी उसमें ना गिरे, उसको बोलते हैं तख्ताबंदी करना। उसके बाद खाइयों में पाइप बिछाना, खुदाई का कार्य पूरा हो जाने पर तथा उचित तख्ताबंदी करने के पश्चात खाई में पाइप बिछाने का कार्य किया जाता है, तब सीवर खंड मौके पर ही ढाला जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि सीवर बहुत हैवी बड़े बनाने होते हैं तो उनको वहीं पर ढलाई कर दी जाती है, सीवर नया बना दिया जाता है, वहीं पर बने बनाए पाइप को उतार के लगाना, या फिर वहीं पर फर्माबंदी करके वहीं पर सीवर ढाल देना नया कंक्रीट का। तो यहाँ पर एक चीज तुमको समझाई गई है, देख रहे हो यहाँ पे बोनिंग रॉड है, यहाँ पे बोनिंग रॉड और साइट रेल की मदद से ही ढाल लगाई जाती है। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो ये केंद्र रेखा है सीवर की, जो डोरी यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पर एक साइट रेल है, यहाँ पे साइट रेल है दोनों, और बीच में ये जो रॉड टी जैसा खड़ा है ना, ये बोनिंग रॉड है। इसी गड्ढे में ऐसे खोद करके इसी का लेवल वहां पे चलते हैं, धीरे धीरे लेवल क्या होता है, डाउन होता जाता है, आईसी की मदद से नीचे पेंदी पर देखो यहाँ सीवर की पाइप ऐसे बिछाई गई है। तो ये सिस्टम होता है पूरा किसका, सीवर को लगाने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फर्माबंदी भी दिखाई गई, देखो यहाँ पर ये गड्ढा खोदा गया, गड्ढे में देखो ऐसे पटरे तुमको दिख रहे होंगे गड्ढे के अंदर, देखो पोलिंग बोर्ड यानी जगह जगह पे, ताकि इसमें की मिट्टी इसी में आके ना गिरे, इसके लिए क्या किया गया, व्यवस्था किया गया, फर्माबंदी की गई। ये फर्माबंदी किसके लिए की गई,
नरम मृदा के लिए, सॉफ्ट सॉइल के लिए। हार्ड सॉइल होती तो नहीं करना पड़ता, सॉफ्ट सॉइल है उसी में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इस वजह से ये सब किया गया है। उसके बाद सीवर में पाइप में जोड़ लगाना, एक पाइप ठीक ढंग से लग जाने के बाद दूसरा पाइप बिछाया जाता है। इस प्रकार पाइप बिछाकर एक खंड की लंबाई पूरी कर ली जाती है। एक खंड के पाइप को जब ठीक स्थिति में रख दिए जाए तो पाइप में जोड़ लगाए जाते हैं। तो ये जोड़ लगाना, उसके बाद इसका और भी जो ऑप्शन है नीचे के पाइपों को जोड़ लगाने के बाद उनका बेड तैयार करके उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद मिट्टी भर करके उनके अंदर बैक फिलिंग कर दी जाती है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग से क्या कहता है, नालियों एवं पाइपों में चेकिंग होती किन परीक्षणों को किया जाता है। याद करो अभी मैंने बोला कि बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं। नालियों और पाइपों की चेकिंग होती, परीक्षण किए जाते हैं। और मैं इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन लिया कि पीछे वाले में परीक्षण का नाम है कि पाइप बिछ गई, सही से बिछी कि नहीं, उसके जांच के लिए कौन कौन से परीक्षण है, कौन कौन से हैं। पहला वायु परीक्षण है, धुआं परीक्षण है, रंगीन जल परीक्षण है, द्रवी परीक्षण है, गंध परीक्षण। वायु परीक्षण क्या कहता है, ऊर्ध्वाधर एवं जमीन के नीचे पाइपों का परीक्षण करने के लिए पाइप के किसी खंड के सिरों को प्लग द्वारा बंद, मतलब एक पाइप है, तुमको चेक करना है कि ये लोग बहुत लंबा पाइप बिछाया है, सही से बिछा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, एक सिरा उसका पूरा बंद कर देंगे पाइप का, ठीक है। उसके बंद करने के बाद प्लग द्वारा बंद। अब पाइप में पंप द्वारा हवा भेजी जाती है। पाइप लाइन के जोड़ जहां पर लीक कर रहे होते हैं उनकी पहचान पाइप पर साबुन का झाग, जैसे एक पाइप है यहाँ पे, दूसरा पाइप है, उधर से बंद कर दिया, यहां से हवा भेज रहे हैं, तो बीच में जितने जोड़ होंगे वहां साबुन का झाग लगाओगे तो बुलबुला बनेगा, तो समझ जाना कि ये पाइप में सही से जोड़ लगा नहीं है। तो ये वायु परीक्षण है, एयर कंप्रेस करके भेजा जाता है। और भी तो परीक्षण है, केवल वायु, धुआं भी है, धुआं भेजो धुआं भी निकलने लगेगा। यहाँ पे एक मिनट, ये दोबारा हो गया, माफी चाहेंगे। फिर दूसरा आपका क्या है, धुआं परीक्षण। वायु परीक्षण की तरह ही इसमें वायु के स्थान पर धुआं भेजा जाता है। लीकेज के स्थान पर धुआं निकलने लगता है, लीकेज के स्थान पर झाग बनने लगते हैं। चाहे साबुन लगाओगे झाग निकलेगा, और अगर धुआं भर दो पाइप में तो जहां जहां धुआं निकल लो समझ लो वहां से पानी बाद में लीक करने वाला है। फिर ये पाइपों का परीक्षण कैसे करेंगे, पाइपों का परीक्षण करने के लिए बिछाने तथा जोड़ कार्य पूरा होने के पश्चात सीवर लाइन की जांच की जाती है। भारतीय मानक के अनुसार सम परीक्षणों द्वारा सीवर लाइन की पाइप की जांच की जाती है। चाहिए ये परीक्षण काटने से पहले किया जाता है। सीवर लाइन का जलसा परीक्षण, सिधाई तथा अवरोध परीक्षण, धुआं परीक्षण। धुआं परीक्षण तुमने जान लिया। सीवर का जलसा परीक्षण करने के लिए देखो वो था सीवर के लिए जांच। आज अगर पीने वाले पानी के लिए जांच करना हो तो पाइप को एक सिरे से बंद करके पानी बहुत तेजी से भेजो, जलसा परीक्षण उसको बोलते हैं। पानी 2.5 गुना प्रेशर पर भेजो। 2.5 गुना प्रेशर का मतलब जितना प्रेशर से पानी जाना है उसमें, उससे 2.5 गुना ज्यादा प्रेशर पर भेजो। और उसको भेजने की वजह से होगा क्या, उसमें पूरा लीकेज होने लगेगा, पूरा लीकेज होने लगेगा पानी का 2.5 गुना प्रेशर पे। तो जान लो भैया यहाँ पे। फिर सिधाई और अवरोध परीक्षण में पाइप बिछ गई, उसके अंदर स्टील का बॉल या किसी चीज का बॉल पूरा डाल देते हैं, लुढ़कते हुए जाएगा। अगर पाइप कहीं सीधी के बजाय घूमी रहेगी ना, बॉल वहीं अटक जाएगी। धुआं परीक्षण तुम जान गए, धुआं परीक्षण क्या होता है। तो ये चीजें परीक्षणों को बताई। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज बड़ा इंपॉर्टेंट, जो बता रहा था कि बहुत टेक्निकल चैप्टर है। तो अब अगला वाला है जिसके बारे में मैंने बताया कि बहुत टेक्निकल टॉपिक है। टेक्निकल का मतलब यह है कि अगर इसको अपर लेवल पे पढ़ें तो सीवेज के अभिलक्षण केवल पढ़ने में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने में बहुत ज्यादा डिटेल में आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि आपका जो केवल एग्जाम में लिखने भर का जानकारी रखो, इसमें कोई भी नॉलेज लेने का प्रयास किया तो फिर दिक्कत है। बार बार वही चीज मैं कह रहा हूं। अभी समझो सीवेज जैसे पानी के अंदर कई सारे प्रॉपर्टीज थे ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके बाद आपका बायोलॉजिकल या बैक्टीरियोलॉजिकल प्रॉपर्टी था। इसी तरीके सीवेज की भी प्रॉपर्टी होती है। मैंने तुमसे मूल बात एक कही है, वो याद रखना शुरू में जो मैंने बोला था, क्या कि देखो सीवेज में मुख्य बात तुम ये चाहते हो, सीवेज में तमाम तरह का कचरा है, वो उसमें सोल्यूशन है, पूरा पानी है और उसमें कचरा है। कचड़े में कुछ इनऑर्गेनिक कुछ ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कुल सबको डिकम्पोज होना है, ये चीज ध्यान रखना। डिकम्पोज का मतलब मैंने तुमको बताया ना, सड़ करके सिंपल सरल रूप में टूट जाना, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अब एक बात बताओ, क्या सीवेज के अंदर तुम जैसे तुम वाटर के पैरामीटर्स पढ़े थे तो सीवेज में कोई पैरामीटर होगा? जैसे पानी में पढ़े थे कि एक ड्रिंकिंग वाटर है तो हार्डनेस 200 से लेकर 600 तक होनी चाहिए। सीवेज में होनी चाहिए क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रीटमेंट करके रिड्यूस करना है एक लेवल तक, ये अलग केस हुआ। लेकिन उसका कोई ये नहीं है कि कोई लिमिट है या एक्सेप्टेबल या परमिसिबल, ये सब नहीं रहेगा सीवेज में। सीवेज में सिंपल कि जितनी अशुद्धियां हैं उनको हटाओ, डिकम्पोज करो, तोड़ो, निकालो, यही करना है सीवेज में, ठीक है। अब उस तोड़ने निकालने में तुम ये बताओ
सबको तोड़ने निकालने चले हम, सब हर चीज को। इस पर मैं बृहद चर्चा कर सकता हूं कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं की जा सकती, लेकिन उसके ना होने का हम लोग एक उसका वजह है, वो कभी और डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए बस मैं इतना कह रहा हूं कि आया कचरा, कचड़े में जो कचड़ा सड़ना ही नहीं है, जिस कचड़े को सड़ना नहीं या उसके सड़ने ना सड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे गिट्टी बालू वगैरह है, ये भी बह के आ गया, या कुछ ऐसी चीजें जिसको सड़ना आसान नहीं है, जिसका सड़ना, उसको तुम वहीं रोक लो, हटा दो, सेडिमेंट करा दो। और जो बचे इफ्लुएंट जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है, उनको ले जाकर डिकम्पोज करा दो। तो ये होता है ट्रीटमेंट का प्रोसेस। ट्रीटमेंट, अच्छा डिकम्पोज करा दो, मैंने बोला डिकम्पोज करा दो। करा दो का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ करा दो का मतलब होता है कि उन पर बैक्टीरियल एक्शन करा दो, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे दो उसको। कैसे? तमाम प्रोसेस होते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर से दे दो, चाहे तुम उसके अंदर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से दे दो, एनी हाउ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन दे दो, बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेगा और ऑर्गेनिक मैटर्स पर जो है अपना काम करके उसको डिकम्पोज करा देगा। यही काम होता है। इसी काम को करने के लिए अब मान लो केवल ऐसे पदार्थ पहुंचे जिनका डिकम्पोजिशन होना है, तो चलो कम ही बैक्टीरिया लगेंगे, कम ही ऑक्सीजन लगेगा। तुम सारा कचरा भेज दिए तो फिर तब वो तो उनको भी लगेगा डिकम्पोजिस करने, बेमतलब का लोड पड़ जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट पे, ऑक्सीडेशन कैपेसिटी क्या होगी? प्रभावित होगी। तो इस वजह से पहला काम कि सीवेज का कैरेक्टरिस्टिक समझो। ट्रीटमेंट के दौरान हमें केवल जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको हटाना है, और हटाने का मतलब उनको डिकम्पोज कराना है, बाकियों को हमको रोक लेना है। ग्रिट चैम्बर है, ग्रिस चैम्बर है, इनमें रोक लेना है उनको, ठीक है ना। तो अभी अभिलक्षण को समझो। सबसे पहले क्या कहता है, क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, सीवेज के गुण बताइए। पहली बात, मैंने सीवेज के गुण तुमको पहले ही बता रखे हैं। क्या गुण बोला हम लोगों से? प्लस शौचालयों, पेशाब घर, अस्पताल, पशुवाड़ा मतलब समझते हो ना, जहां पे पशुओं की कटाई वटाई होती है, ये सब है। इन अपशिष्ट द्रव को सीवर व्यवस्था द्वारा नगर निगम से बाहर लाकर इसका निपटान डिस्पोजल किया जाता है अथवा आवश्यक उपचार करके समापन किया जाता है। सीवेज के निपटान अथवा समापन से पहले यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि सीवेज में कौन कौन से दूषित पदार्थ सम्मिलित है, इनकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कितनी है। जब तक तुम ये नहीं जानोगे, देखो मैंने तुमसे एक चीज बताऊं, मैंने तुमसे शुरू में बोला था कि तुम सीवेज निकला तुम्हारे घर से, तुम ले जाकर नदी में छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना, देयर इज अ टर्म कॉल्ड डाइल्यूशन फैक्टर। यदि सीवेज जो जा रहा है और उसमें इंडस्ट्रियल सीवेज नहीं है, तो तुम उसको डायरेक्ट ले जाकर डाइल्यूट कर दो ना। बशर्ते ये ध्यान रखना कि जितना तुम्हारे सीवर का डिस्चार्ज है, उसके 500 गुने से ज्यादा डिस्चार्ज हो किसका? किसी नदी या नाले का, जिसमें तुम उसको छोड़ रहे हो। अब कहीं कंसंट्रेशन तुम्हारे सीवेज का बहुत हाई है और जो नदी नाला है वो भी छोटा है, तो ऐसी कई नदियां ऐसे तुम देखोगे काली पड़ती जा रही है। रीजन, एनारोबिक कंडीशन जनरेट हो गई वहां पे। क्यों? नदियों के अंदर देखो खुद ही प्रॉपर्टी, तुम सीवेज को उसमें छोड़ोगे, अगर सीवेज को बैक्टीरिया को चाहिए ऑक्सीजन, तो सीवेज को डिकम्पोज करेंगे, होगा क्या? सीवेज उसमें गया, नदियों के अंदर खुद ही डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन बैक्टीरिया लेकर के उसको पूरा डिकम्पोज कर देते हैं। पता चले तुम इतना ज्यादा उस पर लोड देने लगे, इतना सीवर छोड़ने लगे नदियों में कि नदी बेचारी, उसका जो ऑक्सीजन था वही खत्म होने लगा, यानी ऑक्सीजन डिफिशियंसी नदी के पानी में आ गई। तब फिर वहां जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो कौन से बैक्टीरिया आ जाएंगे? एनारोबिक बैक्टीरिया। डिकम्पोजिशन तो फिर भी आएगा, लेकिन अब आएगी गंध, अब होगी सड़न, अब फैलेगी बदबू। तो ये सब से बचने के लिए हम लोग कहते हैं कि तुम छोड़ो नदी में ही सीवर, ले जाके गंदा नदी में ही छोड़ो, लेकिन थोड़ा उसका कंसंट्रेशन कम कर लो, तब जाके उसको छोड़ो, ताकि वो नुकसान उतना ज्यादा, नदियों में जो ऑक्सीजन हो उसके लिए पर्याप्त रहे। तो हम ट्रीटमेंट प्लांट में बस क्या करते हैं, सीवेज में डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल है उनका डिकम्पोजिशन करने से पहले ट्रीट करके उनमें से रिमूव करते हैं कुछ ऐसी चीजों को जिनको जरूरत ही नहीं है डिकम्पोज होने की। ठीक है, तो हमने बोला कि देखो यहां लिखा गया है, ज्ञात करना आवश्यक है कि सीवेज में कौन कौन से पदार्थ हैं, इनकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कितना है, और वह शोधन और समापन में कौन कौन सी कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। यह जानकारी प्राप्त करने के पश्चात सीवेज का उपयुक्त उपचार निर्धारित। सीवेज के बारे में पूछा था। सीवेज में सामान्यतः 99.9% दूषित पानी तथा शेष 0.1% ठोस पदार्थ। मैंने तो ये भी बताया कि इस 0.1% में 45% तक ऑर्गेनिक और 55% तक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ठोस पदार्थ निलंबित, घुली या कोलाइडी किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। इसके देखो यहाँ पे लिखा गया वो चीज, देखो यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ, ये सब पूरा। ताजा घरेलू सीवेज, ये खाली हमसे पूछा सीवेज के बारे में बताइए। ताजा घरेलू सीवेज, तुम एक चीज जान लो, ह्यूमन का जो भी, ह्यूमन बॉडी से जो कुछ भी रिलीज हो रहा है एनी हाउ, वो जनरली स्लाइटली एल्कलाइन होता है। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब थोड़ा सा क्षारीय, चाहे आंसू हो, चाहे ब्लड हो, चाहे तुम्हारे शरीर से निकलने वाला मल हो, वो शुरू में क्षारीय ही होता है।
बाद में जब एनारोबिक एक्शन उस पर शुरू होगा या एरोबिक एक्शन, तो वो बाद में एसिडिक होने लगता है। बात समझ आ रही ना? ये सीवेज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पूरी दी गई है, इसको पूरा तुम समझ लो। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बीओडी परीक्षण की प्रत्यक्ष विधि तथा अप्रत्यक्ष विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। बीओडी क्या है? मैंने बोला कि सीवेज को डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं और उन बैक्टीरिया को चाहिए होता है ऑक्सीजन। मैंने फिर बोला कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी ये काम कर सकते हैं, बट वो बैक्टीरिया से कराना हो तो तुम सेप्टिक टैंक में कराओ, घर के अंदर लगता है। लेकिन जो हम ट्रीटमेंट प्लांट पे प्रोसेस यूज करते हैं उसमें जो बैक्टीरिया काम करते हैं ना वो एरोबिक होते हैं, उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो हर सीवेज के अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी है और उनको अलग अलग क्या चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए। तो फिर भाई लगे हाथ ये भी समझ लो कि उनकी भी अपनी एक ऑक्सीजन डिमांड है। जितना भी सीवेज है उसका एक अपना ऑक्सीजन डिमांड है। उस ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के दो तरीके हैं, एक उनको बायोकेमिकल तरीके से ऑक्सीजन उनको दो और एक केमिकल तरीके से दे दो। तो दो तरीके की होती है असल में। मेन बात मैंने बताई ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड दो तरीके से की जा सकती है पूरी, एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है कॉल्ड बीओडी एंड द सेकंड वन इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको कहते हैं सीओडी। अब ये पूछा है कि बीओडी किसी, तुम्हें बताओ सीवेज तुम्हारा पहुंचा कहीं पर, तुम्हारे ट्रीटमेंट प्लांट में आया, तुमने देखा कि अच्छा ये सीवेज है, इसमें ऑक्सीजन डालो जी, सब ऑक्सीजन या दो इसको एनी हाउ ऑक्सीजन ये डिकम्पोज करेगा। एक बात बताओ कितना, एक तो प्रोसेस में आएगा, कितने देर तक ऑक्सीजन दें उसको, कितना दें, कितने देर तक दें, उसके पहले जान लो कि उसकी डिमांड कितनी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है उसकी। तो मैं बता दूं आपको कितनी है उसकी ऑक्सीजन डिमांड। इसके लिए परीक्षण करने पड़ते हैं, टेस्ट करना पड़ता है। एक होता है बायोकेमिकल डिमांड टेस्ट यानी बीओडी टेस्ट, दूसरा होता है सीओडी टेस्ट। इन दोनों टेस्ट से हम ये पता लगा लेते हैं कि जो सीवेज सैंपल हमारे पास आया है उसके लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके लिए बीओडी के टेस्ट जो किए जाते हैं उसकी दो विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। क्या है देख लीजिए। इस विधि में डायरेक्ट में, इस विधि में विशेष रूप से तैयार किए गए एक बर्तन में हवा या ऑक्सीजन निश्चित आयतन के संपर्क में सीवेज का नमूना रखा जाता है। यानी बर्तन है उसके अंदर सीवेज का सैंपल है और उसमें फिक्स अमाउंट में ऑक्सीजन डाली गई है, ठीक है ना, नमूना रखा। बर्तन में एक मैनोमीटर लगा रहता है, मैनोमीटर मतलब जो प्रेशर को मापता है। अब बर्तन के अंदर ऑक्सीजन भरी है और उसी में सीवेज भरा है, तो मैनोमीटर पे प्रेशर शो होगा, कुछ देर में प्रेशर घटेगा कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। मैनोमीटर लगा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा विघटन के कारण कम हो जाती है और बर्तन में दाब कम हो जाता है, जिससे मैनोमीटर पाठ्यांक पढ़कर खर्च हुई ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। यानी बर्तन में अगर सोचो फिल्ड सिलेंडर होता और काफी प्रेशर होता उस पर, और धीरे धीरे हुआ क्या कि उसके उसके अंदर जो है मात्रा कम होती जा रही है और उसके बाद क्या हो रहा है, जो कंज्यूम ऑक्सीजन है उसकी वजह से प्रेशर घटता जा रहा है मैनोमीटर पे। तो हम समझ जाएंगे कि भाई कितना ऑक्सीजन, तो इसका एक रिलेशन होगा, तुम्हें जानना नहीं है, तुम्हें उसका प्रोसेस तैयार रखना है। तो अब ये लिखा है यहाँ पे कि फिर बीओडी की गणना कर लेते हैं। तो ये प्रत्यक्ष विधि हुआ। अप्रत्यक्ष तरीका क्या है, इनडायरेक्ट। इसके लिए 4 बीओडी बोतल लेकर एक दो यहाँ पर 30 ml सीवेज तथा 270 ml तनुकारक यानी डाइल्यूशन वाटर मिलाते हैं। डाइल्यूशन वाटर हो जिसमें ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन है, घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको डाइल्यूशन वाटर बोलते हैं। 30 ml सीवेज लिए हैं, 270 ml क्या है, डाइल्यूशन वाटर लिए हैं। पुनः बोतल संख्या दी, ये वो अपना प्रैक्टिकल के लिया है, इसको तो मत करना। 4 में 300 ml जल भरते हैं। तो इसके लिए पूरा आधी बात बताया, बस इतना जान लेना कि उसमें मैनोमीटर के प्रेशर से बताया कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम है, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन दी गई, सीधे सीवेज को ऑक्सीजन दी गई। इसमें क्या किया गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें ना एक इक्वेशन लगेगा, तुम पहले भी पढ़े हुए हो, मैथमेटिकल इक्वेशन एक होता है एलिगेशन और मिक्सचर वाले चैप्टर में। देखो ये मिलाया गया पानी, इसमें डीओ, इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन पहले से मालूम होता है, और सीवेज, जब दोनों को साथ मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसमें बाद में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है उसकी मात्रा निकाल लेते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें डीओ था, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो इसको नेगेटिव में ले लो, और जो मिक्सर निकल के आता है उसमें, तो तुम ये सब मत करना, बस इतना जानना इसमें डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशन का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसमें कमी आती है। पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन हाई थी। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, किसी चीज, एक होता है ओडी ऑक्सीजन डिमांड जो सीवेज में होता है, डीओ जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो फ्रेश वाटर में होती है। जब दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन में लगातार कमी आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा होगा, बैक्टीरिया। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन में आई हुई कमी के आधार पर ऑक्सीजन की मात्रा निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ बीओडी टेस्ट। क्लियर है। उसी का भाई है ना सीओडी, मैंने बताया अभी। इसका क्वेश्चन पूछा हमसे, रासायनिक ऑक्सीजन मार्किंग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इसके परीक्षण हेतु टेस्ट को समझाइए। मैंने बीओडी का टेस्ट बताया। इसमें क्या होता है ना,
ऑक्सीजन दिया गया, बैक्टीरिया उसको अपना ले रहे थे धीरे धीरे। इसमें टाइम लगता है। बीओडी में जानते हो ऑक्सीजन के संपर्क में सीवेज को रखना पड़ता है 5 दिनों तक। 5 दिनों तक तुम रखोगे तब बीओडी टेस्ट का कुछ रिजल्ट आएगा। 99% तक बीओडी कंप्लीट होती है। 100% कंप्लीट होने में बहुत समय लगेगा, उतना इंतजार नहीं कर सकते हम लोग। और अगर किसी चीज को तुरंत टेस्ट करना है, झटके से टेस्ट करना है, तो सीओडी यानी केमिकल फॉर्म में, और पढ़ो इसको क्या बोला है सीओडी के बारे में। तुम ये बताओ, सीवेज का सैंपल रखा है, उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर में रखोगे तो ऑक्सीजन धीरे धीरे ना बैक्टीरिया लेंगे, जैसे जैसे डिकम्पोज करेंगे वैसे वैसे लेंगे। 5 दिन लगता है कम से कम, वो भी 99% तक बीओडी पूरी होती है। लेकिन यही चीज जब केमिकल फॉर्म में दिया जाए, सीवेज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का तेज रासायनिक ऑक्सीकारकों यानी केमिकल ऑक्सीडेंट्स द्वारा ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। यानी हम इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन देके कुछ ऑक्सीडेंट्स डाल दिए। ऑक्सीडेंट्स मतलब जो तेजी से ऑक्सीडेशन कराते हो, वैसे कुछ केमिकल डाले गए। तो केमिकल क्या करता है, तेजी से रिएक्ट करके देखता है कि कितना ऑक्सीजन खपत हुआ। कैसे किया जाएगा, इस विधि में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करने के लिए सीवेज के नमूने यानी सैंपल में गर्म पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। यानी ये दोनों ऐसे केमिकल हैं, आगे सुनो, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक तीव्र ऑक्सीकारक है। ये दोनों ऐसे केमिकल हैं जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बहुत तेज कर देंगे। इसकी कुछ मात्रा ऑक्सीकरण में खर्च हो जाती है। कभी कभी ऑक्सीकरण की क्रिया के उत्प्रेरण के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा था और उसको और तेज ऑक्सीलरेट कराने के लिए, तुम जस्ट समझो ना, तुम्हारे अंदर जब ऑक्सीजन तुम लेके जिंदा तो हुई, हम तो ऑक्सीजन से ही जिंदा है ना। लेकिन कोविड में क्या हुआ था, जब हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे तो, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब है हम लोग ऑक्सीजन लेके तो जिंदा ही हैं, लेकिन जब कोविड में क्या हुआ था, हम लोग को ऑक्सीजन कम होने लगी तो हम लोगों को लगाया गया सिलेंडर ताकि हम प्योर ऑक्सीजन ले पाए, हमको ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो हम जल्दी रिकवर करेंगे। इसी तरीके से जो सैंपल रखा गया था वो बीओडी 5 दिन में धीरे धीरे लेता है। केमिकल के फॉर्म में डालो ना ऑक्सीडेंट्स, वो तेजी से ऑक्सीजन डिमांड को पूरा कराएंगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा। 3 से 4 घंटे में सीओडी टेस्ट 3 से 4 घंटे में कंप्लीट, बीओडी में 5 दिन का समय। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हम लोग कुछ केमिकल ऐड करके जबरदस्ती प्रोसेस कराते हैं। दोनों में बस यही अंतर है, ठीक है ना। तुमको उतना ही बताया जा रहा है बंधु कि तुमको लगे कि बड़ा आसान है, इतना ही समझो, इतना ही है। बहुत खराब बातें भी हैं इसमें जिसका डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं, जरूरत भी नहीं करने की। देखो कहीं किया भी नहीं गया, ये सब सोल्यूशन तुम्हारे पेपर का है, ऐसे ही लिखना है। तो तुम इतने टेढ़े टेढ़े नाम ना लिख पाओ तो तुम ऑक्सीडेंट्स लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बोला कि रासायनिक क्रिया पूरी होने पर शेष पोटेशियम डाइक्रोमेट की मात्रा का अनुमापन द्वारा ज्ञात कर लिया, गणना द्वारा खर्च ऑक्सीजन ज्ञात करके सीवन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात हो जाती है। इस परीक्षण में 2 कमियां हैं। कमियां क्या है इस टेस्ट में, देखो जब उसमें डाल रहे थे ना, तो जैसे 5 दिन के लिए डाला गया बीओडी वाले में, तो उसमें ना केवल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं। इसमें जब केमिकल डाला जाता है ना, तो कुछ मात्रा में इनऑर्गेनिक जिनको डिकम्पोज नहीं होना था वो भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हाई ऑक्सीडेंट काम कर रहे होते हैं। तो इस कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ अकार्बनिक पदार्थों का भी ऑक्सीकरण हो जाता है इसमें। तो कहेंगे सर ये अच्छी बात है, नहीं भैया ये अच्छी बात नहीं है। तुमको लग रहा है अच्छी बात है ऑक्सीकरण, अब इसके पीछे का रीजन बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीकरण होता है या नहीं, अथवा होता है तो कितनी मात्रा में, उसका पता नहीं चलता। इसमें ये नहीं केमिकल ऑक्सीडेंट्स डाले गए ना, ऑक्सीडेंट्स मतलब बायो, इसमें कोई भी बैक्टीरिया सीओडी टेस्ट में खाली इतना पता चलता है कि कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई ऑक्सीडेशन में। ये नहीं पता चलता है कि वो ऑक्सीडेशन जीवाणुओं ने किया या फिर वो ऑक्सीडेंट्स ने किया, उनकी कितनी मात्रा नहीं पता चलता। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या कि यह परीक्षण 5 दिन की जगह पर केवल 3 से 4 घंटे में पूरा हो जाता है। इसलिए हम लोग हल्के हाथ आइडिया लगाने के लिए सीओडी टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि हमने सीवेज का ट्रीटमेंट कर दिया। सीवेज का ट्रीटमेंट हमने क्या किया, कर दिया। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अरे भैया उसको ग्रिड चैम्बर वेम्बर से रोको, उसका जो डिमांड है वो पूरा कराओ। अब उसके बाद तुम मान लो उसको काफी हद तक हवा दे चुके हो या बैक्टीरियल एक्शन उस पर हो चुका है, उसके बाद जो इफ्लुएंट निकला ना, उसको तुम ले जाके कहीं पर क्या करो, छोड़ो। छोड़ना तो है, चाहे शुरू में ही ले जाके छोड़ देते, नदी अपने आप साफ करती। तुमने देखा कि बहुत खराब था तो थोड़ा सही कर लो फिर छोड़ो। तो ये छोड़े कहाँ डिस्पोज करें, तो नेचुरली भी कर सकते हैं, कुछ तरीके हैं, और कुछ आर्टिफिशियल तरीके भी हैं जिनमें अलग तरीके से किया जाता है। तो नेचुरली कैसे डिस्पोज किया जा सकता है, कई बार बिना ट्रीटमेंट किए सीवेज को छोड़ा जाता है, कई बार इनको फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है, खेती के लिए। तमाम तरीके हैं नेचुरल तरीके से, और नहीं तो फिर फिल्टर करके
और भी तरीके हैं छोड़ने के, छोड़ना तो है, अंत में रखोगे कहाँ उसको, बस अर्थे थोड़ा ट्रीट कर दो। तो अब पहला इसमें क्वेश्चन पूछा कि सीवेज निस्तारण की कौन कौन सी विभिन्न विधियां हैं, किसी एक के गुण तथा दोष भी लिखो। पहला, सीवेज निस्तारण की दो विधियां, तनुकरण यानी डाइल्यूशन और भूमि समापन। लिए गए सीवेज को या तो तुम ले जाके कहीं पर डाइल्यूट कर दो, बड़े डिस्चार्ज नदी नाले में ले जाके डालो तो डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट का मतलब समझते हो ना, तनुकरण हो जाएगा उसका। और दूसरा है कि उसको पानी में ना छोड़ के नदी नाले में जमीन पर ले जाके फैलाओ। दो ही तरीके हैं जो खराब सीवेज है। तनुकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत शोधित सीवेज या शोधन संयंत्रों से निकला हुआ, मैंने बोला ट्रीटमेंट प्लांट से निकला हुआ जो इफ्लुएंट है, निस्राव है, नदी नाले या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। यह सीवेज बहुत पतला है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कम मात्रा में, मतलब इसके अंदर बिना किसी उपचार के नदी नाले में बहाया जाएगा जब ऑर्गेनिक कम रहेंगे, और नहीं तो ट्रीटमेंट करके लाओ, कम करके लाओ तब छोड़ो। कम है तो डायरेक्ट छोड़ो, और अगर कम नहीं है तो ट्रीटमेंट करके लाओ तब छोड़ो। नदी के पानी में घुली ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे नदी में के पानी में घुली ऑक्सीजन, ये गलत लिखा है, ऑक्सीजन सीवेज में उपस्थित हानिकारक पदार्थों का जिस पर ऑक्सीकरण कर सकती है तो उसकी स्वरोधन क्षमता कहते हैं। स्वरोधन का मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। क्या फायदा है इसका, यदि नहर, शहर व कस्बा नदी के किनारे हो तो इसका गुण यह है कि ये तब अच्छा काम करता है जैसे कोई कस्बा है, बगल में नदी बह रही है तो थोड़ा ट्रीटमेंट करके छोड़ दो यार। दूसरा, नदी में लगातार बहाव बना रहे तब ये फायदेमंद है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बात क्या होता है, इसमें नुकसान क्या है, वो का इन्वायरमेंट वो खराब करता है, और अगर वो नदी नाला कहीं दूर जा रहा है लेकर के तो उसका उतने दूर के पानी में नौकायन वगैरह, मतलब कुछ भी बड़ा जो भी तुम और कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हो तो फिर नहीं हो सकता उसके अंदर। भूमि समापन विधि क्या है, जहां पर अतिक्रमण की परिस्थिति न हो, जहां पर मतलब खाली जमीन पड़ी हो फालतू का और मौसम गर्म रहता हो, सिंचाई के लिए प्रचुर भूमि उपलब्ध हो, वहां भूमि समापन विधि अपनाई जा सकती है। सीवेज फार्मों की सिंचाई भी सीवेज द्वारा ही करते हैं, मतलब कई सीवेज फार्म होते हैं जिनकी सिंचाई सीवेज से, सिंचाई फसलों को उपजाऊ तत्व जैसे नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमोनिया होता है हमारे मल के अंदर, तो वो जाता है ना तो वो नाइट्रोजन मिलती है तो फसलों की बढ़ोतरी यानी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जमीन पर सीवेज को छोड़ने से फायदे भी हैं कुछ, बशर्ते बार बार वही ध्यान रहे कि इतना ज्यादा लेयर में मत, कम लेयर में छोड़ना। बहुत ज्यादा लेयर में छोड़ दोगे, मोटी लेयर अगर बन गई और जहां पर दुर्गंध मतलब सड़न होना शुरू हो गई तो कहानी उलट जाएगी फिर वहीं से। तो एक कंट्रोल। अगला पूछा ऑक्सीकरण कुंड क्या है, इसके गुण दोष। ऑक्सीकरण कुंड, इसका मतलब नाम से क्लियर है, ये ऑक्सीडेशन करेगा। एक ऐसा कुंड, एक ऐसा फ्यूरो जो मतलब एक खाई टाइप कराएगा, ट्रेंच, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपका ऑक्सीडेशन करेगा। सिंपल है क्या कि इसमें देखिए ऑक्सीकरण कुंड का निर्माण नीदरलैंड के डॉक्टर ए पासवीर ने किया था, उससे मतलब नहीं है। इसे स्थायीकरण कुंड भी कहते हैं, असल में एक गड्ढा होता है एक तरीके का, और कुंड मतलब गड्ढा, मतलब ऐसे ट्रेंच टाइप का होता है, और उसके अंदर पानी छोड़ देंगे आप सीवेज को, तो धीरे धीरे करता क्या है, ये हवा और ऑक्सीजन, एक छिछला होता है, हवा और ऑक्सीजन पा करके, और सनलाइट भी पड़ जाए तो बहुत अच्छा है, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया पनपते हैं और ये वही काम करेंगे जो बाकी जगहों पर होता है ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो गुण क्या क्या है, अन्य सीवेज उपचार की विधियों, देखो उपचार में ट्रीटमेंट प्लांट में भी होता है ट्रिकलिंग, फिल्टर विल्टर, लेकिन जो जमीनी स्तर पर सस्ते में होने वाली चीज है वो है ऑक्सीजनेशन पॉन्ड। ये अपने आप में ट्रीटमेंट करता है, सारा जो बायोलॉजिकल एक्शन है ना वो करा सकता है। ये क्या करा सकता है, देखो वैसे मैंने कहा कि कुछ फिजिकल ट्रीटमेंट हम लोग करें और केमिकल कैरेक्टराइटिस का उतना वो नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल एक्शन बहुत जरूरी चीज होता है, और बायोलॉजिकल एक्शन करने के लिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड अपने आप में कंप्लीट है। अन्य सीवेज उपचारों की तुलना में बहुत सस्ता है और प्राकृतिक है। गड्ढा बनाओ, पानी को छोड़ो, सनलाइट और हवा पा करके ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन भाई पर्याप्त खुला जमीन चाहिए, और जैसे मान लीजिए जंगल झाड़ी वाला क्षेत्र है जहां सीवर वगैरह नहीं बने हुए हैं, वहां अपने आप में ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या करता है, एक पूरे क्षेत्र का अच्छा खासा काम कर जाता है। संचालन अनुक्षण बहुत कम है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में रहता हो वहां के लिए उपयुक्त है। यह 90% तक बीओडी तथा 90% तक जीवाणुओं को दूर करता है। बीओडी मतलब ऑक्सीजन डिमांड पूरी, जैसे हमारी डिमांड आज 100 थी, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन पाएंगे डिमांड क्या होगी हमारी, कम होने लगेगी, वही पा रहे हैं तो फुलफिलमेंट के बाद डिमांड कम होगी, तो 90% तक ऑक्सीजन डिमांड ये पूरा कर देता है और जीवाणुओं को खत्म कर देता है। कुंडों में उत्पन्न काई प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, जो कोई अलगाई जो जनरेट होती है वो प्रोटीन। इसका दोष क्या है भाई, काफी बड़ी जमीन चाहिए, क्यों, एक तो गड्ढा बनाने के लिए जमीन चाहिए,
दूसरा, गड्ढा जहां बनेगा उसके अगल बगल कुछ और नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सीवेज पर बैक्टीरियोलॉजिकल एक्शन हो रहा है, तो क्षेत्र अच्छा नहीं है रहने के लिए। तो काफी बड़ी जमीन, तो जहां जमीन सस्ता है और सरकारें नहीं पहुंची वहां के लिए ठीक है, इसका दोस्त यही है। और दूसरा, इसके अलावा भाई खुले जगह पर सीवेज छोड़ा गया है, ऑक्सीकरण कुंड यानी उसमें मच्छर जाएंगे, तो अगर सूर्य अच्छा छिछला नहीं हुआ, नहीं काफी गहरा भर दिए सीवेज को, तो फिर वहां पर लाइट नहीं पहुंचेगा, तब दुर्गंध यानी एनारोबिक एक्शन। और दूसरा, कई बार ये रिस्क करके सीवेज नीचे जाता है, तो जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ये सब इसके दोष हैं। दूसरा, इसके गाढ़ा सीवेज यानी जहां कंसंट्रेशन सीवेज का बहुत ज्यादा है वहां के लिए सही नहीं होता, कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये डाइल्यूट उसको कर नहीं पाएगा, और घरेलू सीवेज जहां पर जाती है, जहां 99.9% क्या है, पानी ही है, उन सीवेज के लिए ठीक रहता है। तो ये था ऑक्सीकरण कुंड, एक तरह का कुंड या गड्ढा है जिसमें सीधे सीवेज को ले जाकर छोड़ना है आपको, बशर्ते छिछला गड्ढा है, ठीक है। तो छिछला गड्ढा में सनलाइट और एयर, मेन चीज यही है, नुकसान और फायदे दोनों आपके सामने आ गए, ठीक है। अगली चीज क्या है हमारे पास, अब सीवेज का ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट था नेचुरल, ये नेचुरल ट्रीटमेंट था जो पहले आप पढ़े, सीवेज को ले जाकर सीधे छोड़ना। लेकिन यदि नेचुरल ट्रीटमेंट के पहले मैंने नेचुरली उसको ट्रीटमेंट के पहले मैंने नेचुरल ट्रीटमेंट ना पॉसिबल हो, ऐसा हो कि ना डाइल्यूशन कर पा रहे हैं ना उसकी फार्मिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन की दिक्कतें हैं उसमें, उस केस में सीवेज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और अलग अलग चीजें प्रयोग की जाती हैं। तो अब इसमें जो आता है वो क्या आएगा, ट्रीटमेंट के दौरान सबसे पहले हमसे पूछा कि इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो पहले पूछा हमसे अविवाहित मल यानी सीवेज के उपचार की प्रक्रिया का वर्णन प्रवाह चित्र यानी फ्लो चार्ट की मदद से कीजिए, एक निस्यंदक का कार्य संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, यानी एक फिल्टर का कार्य। देखो इसमें फिल्टर ना छानने के लिए नहीं होता है, इसमें फिल्टर एयरेशन कराता है। पानी में तुम फिल्टर से छाने थे तो छन्ने की वजह से 3-4 एक्शन हुए थे, मैं नाम दोबारा रिपीट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पानी से अशुद्धियों को हटा रहा था। इसमें ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता है फिल्ट्रेशन का, इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर यूज किए जाते हैं, जो करते क्या है, पानी में और जो सीवेज है उसमें ऑक्सीजन घोलते हैं। बात समझ रहे हैं। तो एक चीज जानना, ट्रीटमेंट के दौरान 3 मुख्य उपचार है। पहला क्या है, प्राथमिक उपचार या भौतिक उपचार। सीवेज में यदि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों मैटर्स हैं तो पहले इनऑर्गेनिक मैटर्स को हटा लेना चाहिए ताकि वो ऑक्सीडेशन में बाधा न बने। क्या है, सीवेज में घुलित अशुद्धियों के अतिरिक्त बहुत सी निलंबित अशुद्धियां जैसे घास फूस के तिनके, सूखे पत्ते, लकड़ी के टुकड़े, कागज, चिथड़े, राख, कंकड़, ग्रेवल आदि होते हैं जो स्वयं दूषित नहीं होते हैं। यह बहती हुई अशुद्धियां आगे चलकर सीवेज उपचार संयंत्रों में अटक सकती हैं, अतः इनको प्रथम चरण में सीवेज से अलग कर लिया जाता है। इसको सीवेज का प्राथमिक उपचार या फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। प्राथमिक उपचार में निलंबित अशुद्धियों को अलग करने के लिए क्या क्या होता है, रैक या छन्नक, पहले स्क्रीन लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद ग्रीट चैम्बर, याद करो बालू और ग्रीट के कण को हटाने के लिए ग्रीट चैम्बर, फिर ग्रीस ट्रैप, फैट, अगर तुम्हारे सीवेज में बहुत ज्यादा फैट की मात्रा है, होटल वगैरह का अगर सीवेज है तो उस फैट को ट्रैप कर लो, क्योंकि वो बाद में सीवर में जाके चिपकेगा और चिपक करके उसके इफेक्टिव डायमीटर को भी कम करता है और ट्रीटमेंट प्लांट पर भी दिक्कत करता है, तो ट्रैप कर लो। उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक भी, अवसाधन टैंक भी है। अवसाधन टैंक में जितने भी डिकम्पोज हुए पदार्थ हैं जो सॉलिड फॉर्म में बने हुए हैं वो आसानी से क्या होंगे, जम जाएंगे। तो अब ये होता है प्राइमरी, ये प्राइमरी या इसको कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। द्वितीय अगले स्टेप में क्या करते हैं, जैविक उपचार करते हैं। जैविक मतलब होता है कि इस पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना। इस उपचार में सीवेज में उपस्थित महीन कोलाइडी कण तथा घुलित कार्बनिक, ध्यान रखना कार्बनिक को जैविक क्रिया बायोलॉजिकल एक्शन द्वारा समाप्त किया जाता है, अतः इसको जैविक उपचार कहते हैं। सीवेज का अपघटन तथा शोधन वायुजीवी अथवा अवायुजीवी, या तो एरोबिक बैक्टीरिया या तो इनएरोबिक बैक्टीरिया द्वारा संपन्न होता है, जो उचित वातावरण पाकर सक्रिय हो जाते हैं। अब एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा, मैं बार बार शुरू से बोलता आ रहा हूं कि दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आप उस सीवेज को कहां छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कौन कौन सी इकाई होती है, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए आप क्या क्या लगाएं, इसी तरह सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आप क्या क्या लगाएंगे। संपर्क तल, यानी ये पूरा नहीं लिखा है, संपर्क तल होता है यानी कांटेक्ट बेड होता है। कांटेक्ट बेड मतलब बहुत पतला सा बेड समझिए बनाया गया, उस पर सीवेज को फैलाया जाता है। सीवेज को फैलाओ ताकि सनलाइट और एयर के टच में आए। उसके अलावा आंतरिक बालू फिल्टर है, यानी बालू के फिल्टर बनते हैं। उसके अलावा ट्रिकनिंग फिल्टर है, और उसके बाद उत्प्रेरित एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता सकता हूं, टिप्पणी लिखने के लिए आया तो लिख देना। संपर्क मतलब कॉन्टेक्ट बेड वो वैसे बड़े बड़े एरिया होते हैं जिनपे सीवेज को फैला करके उनमें
एयर और सनलाइट का प्रवाह कराया जाता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी होती है, बैक्टीरियोलॉजिकल ऑक्सीजन होता है। बालू के फिल्टर मोटे मोटे तह से इनको गुजारा जाता है, बालू के अंदर फंसी हुई ऑक्सीजन और हवा से क्रिया करते हैं, साथ में वो और इनऑर्गेनिक मैटर्स को ऊपर ही रोक देते हैं, तो उससे धीरे धीरे क्या होता है, अच्छा इसमें एनारोबिक कंडीशन भी होता है, दोनों चीजें इसमें होती हैं। अगर हम टपकने वाले फिल्टर की बात करें, ट्रिकलिंग फिल्टर, तो एक समझिए छन्नी है बड़ी सी, नीचे एक और छन्नी, नीचे एक और छन्नी, ऊपर से टपकाया जा रहा है, ऊपर से फेंका गया, टपक के, फिर टपक के नीचे पूरा सीवेज गिर रहा है। उस दौरान वो जब हवा में से गुजरता है तो वही ऑक्सीजन डिमांड उनकी पूरी होती है। उत्प्रेरित स्लज प्रक्रम में पूरा सीवेज जिसका ट्रीटमेंट करना है, हम चाहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन तेज हो, यानी ऑक्सीकरण, बार बार ये शब्द आ रहा है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, समझे नहीं हो तो फिर तो पूरा कहानी खत्म हो गया। ऑक्सीडेशन की क्रिया को तेज करना है तो कहीं से ऐसा सीवेज उठा लाओ जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया एक्टिव हो चुके हैं, और उस सीवेज को ले आकर के इस सीवेज में मिला के खूब मथो, यानी लगभग 20% तक स्लज लाई जाती है, जिस स्लज में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो बैक्टीरिया काम कर रहे थे, उनको उठा के लाया गया। इसमें बैक्टीरिया अभी एक्टिव नहीं थे, उनको एक्टिवेट कर दिया गया। एक्टिवेशन के लिए पहले से जो एक्टिवेटेड बैक्टीरिया था उनको ले आकर के पूरे सीवेज को मथा गया, उसमें बैक्टीरिया बहुत तेजी से एक्टिव हुए और उनमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस तेज हो गई। बात सुनाई? तो ये सब तरीका था। पहला तरीका, उसमें से इनऑर्गेनिक मैटर्स को दूर किया गया। दूसरा उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया गया। तीसरा, तुम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे दिए तो अंतिम में बचता है स्लज और इफ्लुएंट, दो चीजें बचती हैं, एक पानी जो लगभग थोड़ा साफ हो जाता है और एक सॉलिड जो डिकम्पोज होके बैठ जाता है। डिकम्पोज हुए सॉलिड को स्लज बोलते हैं, जिसको कहीं पर दबाना है, और जो इफ्लुएंट निकला है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना है या सीवेज फार्मिंग में ले जाना है। तीसरा उपचार होता है स्लज उपचार, यानी जो स्लज बची, कचड़ा, इफ्लुएंट को छोड़ दिया गया। सीवेज के द्वितीय उपचार पर पर्याप्त मात्रा में ठोस पदार्थ गाढ़े जालीदार घोल के रूप में आपंक, यानी स्लज कहते हैं, नीचे टंकी की तली पर एकत्र हो जाते हैं। इस स्लज में असंख्य सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी और खमीर उपस्थित होते हैं। यह फूली होने के कारण अत्यधिक स्थान घटती। इसके बारे में, इसका उपचार के बारे में नहीं बताया है, बस इतना जान लीजिएगा, इस स्लज को ले जाके कहीं पे दबा देना या फिर इसको और ज्यादा कुछ समय के लिए छोड़े रखना, ताकि ये और ही ज्यादा डिकम्पोज होके छोटा यानी कम हो जाए, इसमें से गैसें और पानी क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। तो ये इसको कहते हैं स्लज उपचार। आपको बता दूं, ये जितना ट्रीटमेंट हो रहा है ना, सेप्टिक टैंक में ये सब एक साथ होता है। सेप्टिक टैंक में ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, वो अपने आप में एक ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, अगला पूछा हम लोगों से, अपर्दन टैंक या डिट्रीटस टैंक और ग्रीस टैंक पर टिप्पणी लिखो। देखो, अपर्दन टैंक या डिट्रीटस टैंक और ग्रीस क्या होता है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। तो पहले डिट्रीटस टैंक की बात करते हैं। ग्रिड चैम्बर द्वारा मोटे, ग्रिड चैम्बर मतलब क्या होता है? ग्रिड चैम्बर का मतलब होता है ऐसा कोई चैम्बर जिसमें जब सीवेज का पानी जाए तो मोटे मोटे जो गिट्टी के कण है ना, वो सेटल हो रहा है, मोटे मोटे गिट्टी के कण सेटल हो रहा है। लेकिन जब ये आगे जाएगा तो बहुत महीन कण, आगे पढ़िए, मोटे साइज की गिट्टी हटाई जाती है। किससे? ग्रिड चैम्बर से। ग्रिड चैम्बर से मोटे, जबकि टेट्रीसेट टैंक के अपेक्षाकृत छोटे साइज की गिट्टी भी हटाई जा सकती है। इसमें ग्रिड के साथ साथ थोड़ी कार्बनिक अशुद्धियां भी तली में बैठ जाती हैं। यदि डेट्रीटस टैंक की व्यवस्था करनी हो तो ग्रिड चैम्बर को छोड़ा जा सकता है। इस टैंक को बनाने का उद्देश्य सीवेज के छोटे कणों को हटाना है जो ग्रिड चैम्बर से नहीं हट सकते हैं। ये टैंक सामान्यतः आयताकार होते हैं। टैंक की साइडें ऊर्ध्वाधर तथा तली की ओर डालदार बनाई जाती है ताकि स्लज को एकत्रित करने के लिए ट्रफ बन जाए। टैंक में सीवेज, देखिए यहाँ पर बना हुआ है डेट्रीटस टैंक, या इसको कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या, इनलेट हुआ, सीवेज यहाँ पहुंचा, सीवेज में का कचरा नीचे बैठ रहा है, तो कचरा नीचे बैठेगा तो ये स्लज बनेगा और ऊपर से आउटलेट से कुछ पानी निकलेगा। इसमें इस निकले हुए पानी में अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जिनको वही डिकम्पोजिशन कराना पड़ेगा। ठीक है ना, ये था डेट्रीटस। लेकिन यही ग्रीस ट्रैप उल्टा काम करता है। मैं आपको इसका डायग्राम शायद है, नहीं है। ग्रीस ट्रैप में एक चीज समझिएगा, इसमें क्या होता है ना, ग्रीस ट्रैप में इस टाइप से हिसाब है, जैसे टैंक में इनलेट हुआ, यहां से समझिएगा, मैं आसान में बता रहा हूं थोड़ा सा इसको, यहां से इसका निकासी है। होता क्या है, यहां से जब छोड़ा जाता है इसके अंदर ग्रीस, ग्रीस का मतलब फैट, सीवेज छोड़ा गया, सीवेज में जितना भी फैट होता है वो ऊपर जाके तैरने लगता है, यहाँ फंस जाता है, यहाँ फंस जाता है, और जो पानी होता है वो निकल जाता है, फैट ऊपर जाके कलेक्ट, फैट हल्का ऊपर जाके कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से छोड़ करके इधर से निकालने का फायदा है कि फैट ऊपर कलेक्ट हो रहा है, ऊपर जो इफ्लुएंट है उसमें फैट की मात्रा कम। इस ट्रैप को कहते हैं ग्रीस ट्रैप, यानी ये जो फैट है उसको क्या कर लेता है, ये रोक लेता है। पढ़ लीजिए एक बार,
सीवेज में ग्रीस, तैलीय व साबुन युक्त पदार्थ हल्के होने के कारण सीवेज की सतह पर तैरते हैं। इसके साथ ही हल्के पदार्थ जैसे लकड़ी के टुकड़े व फलों के छिलके ये भी ऊपर ही रहते हैं। ऐसे तैरते पदार्थों को फ्लोटिंग सब्सटेंस की मात्रा औद्योगिक सीवेज में अधिक होती है। इसके अलावा मोटर गैराज, होटल, रसोई घर, तेल शोधक, साबुन एवं मोमबत्ती उद्योगों से निकलने वाले बहिस्राव यानी फ्लुएंट में इन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ये पदार्थ सीवेज के जैविक उपचार में बाधा डालते हैं। अतः ये सब जाएंगे ना आगे, अगर इनको यहां नहीं रोका गया तो फिर ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड इनकी हो जाएगी। इनकी ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे वहां जाके। पहले ही रोक लो, अपने आप में इनका कोई दिक्कत नहीं है, यही काम हो जाएगा। ये पदार्थ सीवेज के जैविक उपचार में बाधा डालते हैं, अतः सीवेज का जैविक उपचार करने से पहले इनको हटाना आवश्यक होता है। भारत जैसे गर्म जलवायु देशों में ग्रीस या तैलीय पदार्थों का काछन स्कीमिंग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अत्यधिक तापक्रम और हल्के होने के कारण ये सतह पर तैरते हैं। इनका स्कंदन कोगुलेशन भी नहीं हो पाता। इसके अलावा सामान्य घरेलू सीवेज में इनकी मात्रा भी कोई विशेष नहीं होती। हम लोग के घरेलू सीवेज में ज्यादा वो नहीं होता, इसलिए घरेलू सीवेज के लिए ग्रीस ट्रैप की जरूरत है नहीं। लेकिन होटल हो, कसाई बाड़ा हो, वहां के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है। सीवेज संयंत्र में काछन टैंक नहीं बनाए जाते। ठंडे क्षेत्रों में नैनीताल, शिमला औद्योगिक क्षेत्रों में इन्हें लगाया जा सकता है, बताया गया है। स्लज उपचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? स्लज उपचार क्या था? जो बाद में जो हर टैंक के नीचे तली में जो कचरा बच जाता है उसको स्लज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पानी तो इफ्लुएंट को बहाया जाएगा, लेकिन स्लज क्या करेगा? तो इसको उपचार करने का मतलब होता है इसको और क्या करना? सरल करना, सॉलिड लिक्विड गैस में फिर ब्रेक करना। तो स्लज में सड़ने वाले ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, इनका विघटन कर स्लज को दुर्गंध रहित या स्थायी बनाने के लिए इसका उपचार आवश्यक है। स्लज में उपस्थित रोगजनक पैथोजेनिक जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए गीली स्लज बहुत फूली हुई होती है और पर्याप्त स्थान। तुम स्लज को ऐसे समझो ना, स्लज एक ऑर्गेनिक मैटर है। तुम, मैंने बार बार बोला था पिछली क्लास में भी, एक आलू ले लो ना, उसको सड़ने दो कुछ दिन तक। जैसे ही एक आलू सड़ना शुरू हुआ उसको देखो, ऑब्जर्व करो, पहले वो गीला होगा, फिर वो गंध आनी शुरू होगी, एक समय पर पानी अलग, गैस अलग, और उसमें बाद में ठोस पदार्थ बचेगा। तो स्लज भी समझो फूला हुआ है, उसमें से गैस और पानी रिलीज होने के बाद वो सरल ठोस पदार्थों में तोड़ा जाएगा, जिसको बाहर जमीन पर मिट्टी के रूप में फेंक दोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी किसी ट्रीटमेंट प्लांट के अगल बगल घूमो तो तुमको स्लज दिखाई देगा, उसमें कोई दुर्गंध नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गैस और पानी उसमें से रिलीज हो चुका रहता है। ठीक है, अतः इसमें उपस्थित कार्बनिक ठोसों का नाश करके इसमें द्रव गैसों में परिवर्तित करके इसका आयतन कम किया जाता है, ताकि इनका समापन आसानी से हो सके। उपचारित सीवेज से उर्वरक तथा अनुपयोगी तत्व प्राप्त होते हैं। जो वो स्लज होती है ना, वो फर्टाइल मिट्टी का भी काम करती है बहुत अच्छे से। स्लज विघटन पर मीथेन CH4, जब ये स्लज ना सड़ती है, जो गैस बनती है मीथेन बहुत ज्यादा निकलती है, और मीथेन क्या है? ईंधन के रूप में बहुत अच्छे से प्रयोग की जा सकती है। ठीक है ना। फिर लिखा स्लज के समापन पर टिप्पणी लिखिए। कितना सब समापन तो बता दिए। बिना देखो, स्लज का समापन करने के लिए जैसे बोला कि अवसादन टैंक, वातन टैंक तथा ट्रिकलिंग फिल्टर से निकली हुई स्लज का समापन मोटे तौर पर 2 प्रकार से किया जा सकता है। स्लज मतलब वो कचरा जो नीचे हर टैंक की तली में बैठ रहा है, वो स्लज है, और जो लिक्विड है उसको इफ्लुएंट बोलते हैं। बिना उपचार के भी इसको हम बाहर डाल सकते हैं, और उपचार के पश्चात 2 तरीके से समापन किया जा सकता है। उपचार करने के नाम पे देखो, स्लज में खनिज तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत होता है, यह दुर्गंध देती है। यदि स्लज का शीघ्र समापन न किया जाए तो यह सड़ने लगती है और वातावरण को प्रदूषित करती है। स्लज में 94% 96% जल तथा ठोस 4 to 6% तक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। स्लज को बिना उपचार किए समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि साधन हो तो स्लज का पूर्ण उपचार करके ही समापन करना चाहिए। उपचार से स्लज में से ठोस तथा द्रव अलग हो जाते हैं, जिससे इसका आयतन बहुत कम हो जाता है और समापन करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं आती। स्लज उपचार के अंतर्गत स्लज पाचन भी आता है। स्लज पाचन प्रक्रिया से इससे द्रव ठोस तथा गैसों में अलग अलग हो जाती है। द्रव सिंचाई के काम आता है, यानी जो स्लज पाचन हुआ, लिक्विड निकली, गैस और ठोस, तो द्रव क्या करेगा? अलग अलग होने के बाद द्रव सिंचाई के काम आता है, ठोस कण उर्वरक यानी खाद के रूप में, और जो गैसें हैं वो ईंधन के रूप में जलाई जाती हैं। इस प्रकार स्लज पाचन से जहां स्लज आपत्तिजनक नहीं रहते हैं, वहीं सिंचाई, खाद और ईंधन के रूप में सीवरेज विभाग को आय का एक अन्य स्रोत मिलता है, यानी ट्रीटमेंट प्लांट वाले इनको बेच के पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, अब अंतिम शायद चैप्टर होगा ये आपका, भवनों का जल निकास, यानी बिल्डिंग के अंदर ड्रेनेज का सिस्टम। बिल्डिंग के अंदर कैसे ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसके अंदर, घर के अंदर, ये तो बाहर बाहर का तुम कब से समझ रहे थे, सीवर ये वो फलाना ढिमका। बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है? पहली चीज, ट्रैप में सील से आप क्या समझते हैं? सील टूटने से क्या कारण है? जल सील बचाने के लिए आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे? आपको मालूम होगा कि जब भी आप अपना टॉयलेट सीट देखते हैं उसमें पानी रुका रहता है हमेशा। रीजन ट्रैप। ट्रैप के बारे में पहले भी मैंने बात कर ली है। ट्रैप के अंदर जो रुके हुए पानी की गहराई होती है उसी को हम लोग वाटर सील बोलते हैं। ट्रैप सामान्यतः एक पाइप है। ट्रैप में सील से आप क्या समझते हैं?
ट्रैप सामान्यतः एक मुड़ा हुआ पाइप का टुकड़ा होता है, शुरू की क्लास याद करो, जिसमें कुछ गहराई तक पानी हमेशा भरा रहता है। इस भरे हुए पानी को जलसील कहते हैं। इसी जलसील के कारण सीवर की दूषित गैसें भीतर नहीं आने पाती। जलसील की गहराई 50 से 75 मिलीमीटर। जलसील टूटने का कारण क्या है? बहुत ज्यादा गैस का प्रेशर। जब सीवर में गैसें अधिक दाब पर एकत्रित हो जाती हैं, तो देखो ये इस टाइप से क्या था, ये मान लो तुम्हारा सीट है, सीट में ऐसे करके इस टाइप से ये ट्रैप घुमा रहता है, और ट्रैप में पानी मान लो ऐसे भरा हुआ है यहाँ पे, और ये ट्रैप गई है सीवर में। सीवर में जब गैसों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, तो पहले तो ये पानी को तोड़ के अंदर नहीं जा सकती, बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो ये दुर्गंध आने लगती है। तो जिन जिन सीवर में गैसों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां ये पानी को तोड़ के गैसें लीक कर जाती हैं, तो फिर वैसे टॉयलेट में से गंध बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना। तो सील सील टूटना इसको कहते हैं, जब सीवर की गैसें आने लगे कहां? आपके टॉयलेट सीट से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सील टूटना, ठीक है। तो क्या होता है जल सील, वो भी बता दिए। जब सैनिटरी प्रसाधनों को लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जाता, मान लीजिए इसमें क्या होता है, वाटर सील ऐसे रुका हुआ था, इसीलिए कहते हैं हम लोग ऐसे, कई दिनों से आप टॉयलेट यूज नहीं कर रहे थे, तो जो पानी इसमें भरा हुआ रहता है ना, वो सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो फिर भी गैसें आने लगेंगी। यही पानी तो रोक रहा था गैसों को। तो कई टॉयलेट लंबे समय तक ना यूज करें, तब भी ये गैसें क्या करती हैं, उसमें आने लगती हैं। तो लंबे समय तक ना प्रयोग किया था तो जल सील का पानी सूख जाता है और सील टूट जाती है। फिर से डाल देंगे, बन जाएगा, पानी भरेंगे, फिर उसमें ट्रैप में पानी फंसेगा, फिर से वो बन जाएगा। यदि ट्रैप का जोड़ दोषपूर्ण है तो जल सील का पानी फर्श पर गिरने लगता है, सीधी चोट पड़ने पर ट्रैप चटक सकता है। आंशिक निर्वात के कारण, अब इस पर ये समझा नहीं पाऊंगा अभी, इसका रीजन है साइफनिक एक्शन होने लगता है। ट्रैप एक तरह से साइफन भी होता है। कई बार हम लोग ऐसे पानी बहाए और साइफनिक एक्शन के कारण पानी खींच के ले गया वो, तब भी जल सील टूट सकती है। उसका रीजन है साइफनिक एक्शन क्यों होता है, जो पार्शियल वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उस वजह से ऐसा होता है। जल सील टूटने से बचाने के लिए ट्रैप में सील की गहराई अधिक होनी चाहिए। मल नलों के साथ वात पाइप, साइफन रोधी, ये ध्यान रखिएगा, साइफन रोधी पाइप लगाना। जैसे होता क्या है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये ट्रैप ऐसे बनता है ऐसे इस टाइप से, और यहाँ पे क्या होता है, पानी यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ना जानबूझ के एक होल बना दिया जाता है, ताकि इसमें से गैस क्या हो, निकलती रहे। गैस यदि नहीं निकलेगी तो साइफनिक एक्शन शुरू हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से। यहाँ पे तो जानबूझ के ट्रैप के जो समिट पॉइंट होता है, वहां पर एक क्या होता है, एक होल बना दिया जाता है, जिससे गैस रिलीज हो जाए, तो इससे भी बच जाता है क्या, टूटने से, ठीक है ना। तो ये सब बचा रहे, जल सील टूटने के रीजन बताया ये सब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी एक मंजिला भवन की जल निकासी व्यवस्था का सामान्य विन्यास एक प्लान चित्र द्वारा समझाएं। एक मंजिला भवन है, उसके अंदर बिल्डिंग में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, ध्यान रहे, ड्राइंग का क्वेश्चन है। और आपको बस एक बिल्डिंग के अंदर कहां कहां पे ड्रेनेज सिस्टम की पाइपें लगी वो दिखाना होता है। ड्राइंग में भी आता है और इसमें भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें डिटेलिंग की गई है, मेन मैटर है ये डायग्राम, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। यही नहीं, आप कैसा भी बनाओ यार, देखो एक कमरा है, तो कमरे में कोई पाइप रहेगी क्या ड्रेनेज की, नहीं रहेगी। वरामदा है, स्टोर है, वरामदा, सिंक है, सिंक में देखो यहाँ सिंक लगा हुआ है ना, किचन में सिंक से एक गली ट्रैप हुई है, गली ट्रैप यहाँ पे गई है, सीधे जोड़ी है बाहर वाले सीवर के लिए। फिर यहाँ पे बाथरूम है। बस तुम एक टेढ़ा मेढ़ा प्लान बनाना किचन से, ये बस ध्यान रखो, टेढ़ा मेढ़ा प्लान बना लो, जहां किचन के सिंक से एक गली ट्रैप बना के निकालो, और एक आप वाटर क्लोजेट से निकालो, बाथरूम से भी देखो यहाँ पर निकाला गया है। इन जगहों पे जहां बरसात का पानी, हर जगह का पानी कलेक्ट करके एक सीवर में ऐड करके दिखा दो। ऐसा ही बनाओ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन ड्राइंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। अगर मान लो ड्राइंग में ये दे ही देता है कि एक ऐसे पूरा तुमको प्लान दे दिया, बोला इसके लिए सीवर की व्यवस्था दिखाइए, बस तुमको कुछ नहीं ढूंढना कि किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, रेन वाटर कहाँ है। अगर दिख रहा है तो तीनों को कलेक्ट करके एक पाइप में देख के दिखा देना, खत्म ड्रेनेज सिस्टम। बस इतना ही था आपका ये पूरा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो मेरा यकीन करिए, पहला वीडियो का लिंक इसमें है जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, और ये था वेस्ट वाटर का। इसको पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा, तुम एग्जाम अच्छे से करके आओगे। समझ में आ रही बात। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिलेबस है, बात वहीं पर अटकती है बार बार। डिटेल में पढ़ना हो तो 2-4-500 रुपए खर्च करिए और आके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वहां डिटेल क्लास ले लीजिए, कब तक कैसे चलेंगे और कहां तक चलाएंगे। लेकिन आपका एग्जाम अच्छा हो, इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।